हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रमेश सोनी और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर ऑफ वेयर हाउसिंग। यस सर, वेयर हाउसिंग चैप्टर्स में 22 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है और मैं आपको क्विकली समझाने वाला हूं वेयर हाउसिंग का चैप्टर। चलिए बाबा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सर, ये जो चार्ट है ये हमें कहां मिलेगा? ये देखिए, ये वर्जन 8 चार्ट बुक में मैंने एक चार्ट बनाया है जो बेसिकली मेरे वर्जन 8 बुक में है। अब आपने अगर वर्जन 7 लिया है या आपके पास कोई प्रीवियस वर्जन है, आप ये जो चार्ट है ये डाउनलोड कर सकते हो। rameshsoni.com में जाइए, rameshsoni.com में फ्री रिसोर्सेज में जाइए। फ्री रिसोर्सेज में मे 22 फोल्डर में मैं ये चार्ट अपलोड कर दूंगा वेयर हाउसिंग का। डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट लीजिए, मजे करिए। चलिए शुरू करेंगे अपना वेयर हाउसिंग का चैप्टर। आ जाइए बाबा, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए बाबा शुरू करते हैं समझना वेयर हाउसिंग का चैप्टर। सर, वेयर हाउसिंग का चैप्टर क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? यस बाबा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़ के जाना है। सर कितने मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं? 2 से 4 मार्क, 5 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमें ध्यान लगा के अच्छे से पढ़ना है। चलिए बाबा वेयर हाउसिंग का चैप्टर पढ़ते हैं। आ जाइए चार्ट में। सर चार्ट से पढ़ाओगे? यस बाबा, चार्ट से पढ़ाऊंगा, इन डिटेल पढ़ाऊंगा, सब याद हो जाएगा। चलिए बस सुनना चालू कीजिए, आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए और सुनते रहिए। सर, जब इंडिया में गुड्स एक बार इंडिया के बाहर से आ जाते हैं, समझ लीजिए इंडिया के बाहर से गुड्स आए, इंडिया में गुड्स अनलोड हो गए। यस सर, गुड्स अनलोड हो गए। अब आप अगर एक इंपोर्टर हो, आप क्या करोगे? आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, आप एक बिल ऑफ एंट्री फाइल कीजिए, इसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। ड्यूटी पे कीजिए, गुड्स को घर ले आइए। बल्ले बल्ले सर, गुड्स को घर ले आए। सेकेंड ऑप्शन होता है कि सर आपके गुड्स इंडिया में आ गए, आपके गुड्स इंडिया में आ गए हैं। अब आप बोल रहे हो सर मैं इंपोर्टर हूं, मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल करके गुड्स क्लियर करना नहीं चाहता, पैसे नहीं है, पैसे हैं, सामान रखने की जगह नहीं है। या फिर देखिए, समझ लीजिए आपके पास लैक ऑफ स्टोरेज है, सर गुड्स क्लियर करके ले आऊंगा, रखूंगा कहां, रखने की जगह नहीं है, तो आप गुड्स क्लियर करना नहीं चाहते। सर मेरे पास फंड्स नहीं है, गुड्स आ गए हैं यहां पे जल्दी जल्दी, ये गुड्स आ गए इंडिया में, अब मेरे पास पैसे नहीं है, सर कैसे गुड्स को क्लियर कराऊं? अगर गुड्स क्लियर नहीं करा सकते या सर रखने की जगह नहीं है, मतलब अर्ली अराइवल ऑफ शिपमेंट हो गया है, सर आप बोल रहे हो मैं गुड्स को अभी इंडिया में क्लियर कराऊंगा, उसके बाद इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करूंगा तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक के टाइम पे ऑल इंडस्ट्री रेट, ब्रांड रेट के हिसाब से मिलता है, तो बहुत हेडेक का काम है, मैं ड्यूटी देना ही नहीं चाहता, डायरेक्ट उसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो गवर्नमेंट बोलता है देख बेटा देख, आप एक काम कीजिए, आप एक बिल ऑफ एंट्री फाइल कीजिए, बिल ऑफ एंट्री के साथ एक बॉन्ड लगा दीजिए, बॉन्ड कि मैं कसम खाता हूं कि ड्यूटी दे दूंगा, जब गुड्स क्लियर कराऊंगा तब दे दूंगा। बेसिकली गवर्नमेंट बोलता है कि आपको साथ में एक बॉन्ड अटैच करना है 3 टाइम्स ऑफ ड्यूटी का, और गवर्नमेंट ये गुड्स को ट्रांसफर कर देती है एक वेयर हाउस में, जिसको हम बोलते हैं कस्टम वेयर हाउस। आज हम सीखने वाले हैं इसी कस्टम वेयर हाउस के बारे में। चलिए बाबा शुरू करते हैं। पहला बात, कस्टम वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट कहां आता है? सर अगर आपके गुड्स इंडिया आ चुके हैं, आपके गुड्स अनलोड हो गए कस्टम पोर्ट पे, अब आप बोल रहे हो सर मैं एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करके गुड्स क्लियर नहीं कराना चाहता। अगर आप क्लियर नहीं कराना चाहते, आप सोच रहे हो गुड्स को पोर्ट पे ही छोड़ दोगे, तो बेटा याद रखिएगा गुड्स विद द गुड्स कस्टोडियन के साथ है पोर्ट पे। अगर पोर्ट पे गुड्स है तो कस्टोडियन के पास आपका गुड्स का कस्टोडी है, और सर सेक्शन नंबर 48 बोलता है कस्टोडियन अगर चाहे, आपने अगर गुड्स क्लियर नहीं कराया तो सर 30 दिनों में अगर गुड्स क्लियर नहीं कराते हो तो कस्टोडियन एम्पावर्ड टू सेल द गुड्स आफ्टर दैट। यस सर, 30 दिनों का टाइम आपको दिया जाता है। तो आप एक काम कीजिए, आप बोल रहे हो सर मैं 30 दिनों में तो क्लियर नहीं करा पाऊंगा, कोई बात नहीं, पोर्ट पे मत छोड़िए उन गुड्स को, आप जाइए ऑफिसर को एक बिल ऑफ एंट्री दीजिए, बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन नंबर 46, लेकिन इसको बोलते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। मतलब आप बोल रहे हो सर मैं आपको एक बिल ऑफ एंट्री देता हूं, ड्यूटी वगैरह बाद में ले लीजिएगा सर, अभी के लिए इन गुड्स को यहां से आप ट्रांसफर कर दीजिए वेयर हाउस में। मतलब ये जो कस्टम का वेयर हाउस है इसमें मेरे गुड्स को ट्रांसफर कर दीजिए सर, मेरे पास घर पे रखने की जगह नहीं है, या सर मेरे पास फंड्स नहीं है, शिपमेंट जल्दी आ गया है, या सर गुड्स को गोडाउन में रखूंगा, ड्यूटी वगैरह दूंगा नहीं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दूंगा, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर दिया तो मेरे को ड्यूटी देना नहीं पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है चल
तो सर क्या प्रोसेस होता है वेयर हाउसिंग का, सुनिए। आपके गुड्स इंडिया आ चुके हैं, पोर्ट पे मत छोड़िएगा, क्योंकि पोर्ट पे 30 दिनों से ज्यादा अगर आपके गुड्स पड़े हैं तो सर कौन कस्टोडियन, जिसकी कस्टडी में आपके गुड्स हैं, वो कस्टोडियन आपके गुड्स को बेच देगा और अपना जो भी अमाउंट है वो रिकवर कर लेगा। तो बेटा एक काम कीजिए, आप जाइए बिल ऑफ एंट्री फाइल कीजिए। ये जो कस्टम पोर्ट पे आपका बेसिकली ऑफिसर है, ऑनलाइन आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। ऑफिसर आपका बिल ऑफ एंट्री चेक करेगा और ऑफिसर आपको सेक्शन नंबर 60 बोलता है एक वेयर हाउसिंग ऑर्डर दे देगा, जिसके तहत अब आप अपनी गुड्स वेयर हाउस में डिपॉजिट कर सकते हो। तो पहला चीज आपको जानना है कि सर ये वेयर हाउस क्या होता है। वेयर हाउस मतलब कस्टम का वेयर हाउस। 3 तरह के वेयर हाउस होते हैं। सेक्शन नंबर 57 बोलता है पब्लिक वेयर हाउस के बारे में, सेक्शन नंबर 58 बोलता है प्राइवेट वेयर हाउस के बारे में, सेक्शन नंबर 58A बोलता है स्पेशल वेयर हाउस के बारे में। देखिए बाबा, ये जो कस्टम के वेयर हाउस होते हैं, पहला बात आपको याद रखना है कि सर जो कस्टम के वेयर हाउस होते हैं जहां आप गुड्स रखने चाहते हो वो 3 तरह के होते हैं। सर कौन से? एक पब्लिक वेयर हाउस, एक प्राइवेट वेयर हाउस, एक स्पेशल वेयर हाउस। सर क्या डिफरेंस है तीनों में? देखिए, ये पब्लिक वेयर हाउस वो वेयर हाउस होते हैं जिनको बेसिकली लाइसेंस दिया गया है। पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो चाहे स्पेशल वेयर हाउस हो, सबको एक लाइसेंस लेना पड़ता है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स या कमिश्नर ऑफ कस्टम से। तो सर 3 तरह के वेयर हाउस होते हैं कस्टम में, एक पब्लिक वेयर हाउस, एक सर प्राइवेट वेयर हाउस, एक सर स्पेशल वेयर हाउस। हमेशा याद रखिएगा तीनों वेयर हाउस, जो भी वेयर हाउसेस है बेसिकली, समझ लीजिए मैं अपने वेयर हाउस को प्राइवेट वेयर हाउस बनाना चाहता हूं। मैं बोलता हूं सर मेरा जो वेयर हाउस है जहां मैं गुड स्टोर करने वाला हूं उसको लाइसेंस ही दीजिए। तो गवर्नमेंट ने बोला है 3 तरह के वेयर हाउस होते हैं, एक होते हैं पब्लिक वेयर हाउस, एक होता है प्राइवेट वेयर हाउस, एक होता है स्पेशल वेयर हाउस। हमेशा याद रखिएगा पब्लिक वेयर हाउस वो होते हैं जिनमें किसी का भी गुड्स रखा जाता है, ठीक है। प्राइवेट वेयर हाउस क्या होता है? प्राइवेट वेयर हाउस मतलब जिसको लाइसेंस मिला है वो ही अपना गुड्स रखेगा। तो समझ लीजिए मैंने क्या किया, अपने वेयर हाउस का एक लाइसेंस ले लिया जिसको मैंने प्राइवेट वेयर हाउस बोल लिया। तो गवर्नमेंट ने बोला आप अपने वेयर हाउस का लाइसेंस ले लीजिए, आप अपने गुड्स रखिए, उस वेयर हाउस को हम बोलेंगे प्राइवेट वेयर हाउस, आप ही अपने गुड्स वहां रखिएगा, ठीक है सर। एक होता है स्पेशल वेयर हाउस। स्पेशल वेयर हाउस हमेशा याद रखिएगा नोटिफाइड गुड्स को सीबीआईसी नोटिफाई करती है, उन्हीं नोटिफाइड गुड्स को स्पेशल वेयर हाउस में रखा जा सकता है, ठीक है सर। हमेशा याद रखिएगा स्पेशल वेयर हाउस वो वेयर हाउस होता है जहां पे ड्यूटीएबल नोटिफाइड गुड्स रखे जाते हैं। सो सर ये जो तीनों वेयर हाउस है इसमें कौन से गुड्स रखे जाएंगे? इसमें हमेशा ड्यूटीएबल गुड्स ही रखे जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि अगर ड्यूटी है ही नहीं तो बेटा स्टोर क्यों करोगे, घर ले जाओ। और गवर्नमेंट बोलता है आप अगर वेयर हाउस में आए हो, आप अगर गुड्स स्टोर करना चाहते हो, सर मेरे पास स्टोरेज जगह नहीं है लेकिन मेरे गुड्स पे ड्यूटी नहीं है, आप रख लीजिए। गवर्नमेंट बोलता है सर हम सिर्फ ड्यूटीएबल गुड्स रखेंगे जिसपे ड्यूटी देना बाकी है आपका, मतलब आपने अभी ड्यूटी दिया नहीं है, विच इज ड्यूटी लेवी तो है लेकिन ड्यूटी अभी तक आपने दिया नहीं है, उन गुड्स को हम वेयर हाउस में रखेंगे, ठीक है सर। क्या बोला मैंने आपको अभी तक? मैंने बोला आपके गुड्स इंडिया में पोर्ट में आ गए, एक रास्ता तो है पैसा दो छुड़ाओ घर ले आओ, घर ले आओ मजे करो। सेकेंड ऑप्शन होता है कि सर आपके पास स्टोरेज की जगह नहीं है या आपके पास फंड नहीं है, आपका शिपमेंट अर्ली आ गया है, या आप बोल रहे हो सर उससे तो मैं ट्रेडिंग करूंगा, इंडिया के बाहर ही भेजने का है, घर क्यों लाने का है। तो गवर्नमेंट ने बोला घर लाएगा तो उसके बाद ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करना पड़ेगा। मैंने बोला इतना हेडेक नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, उधर के उधर आउटसाइड ही एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो सर गवर्नमेंट ने बोला ठीक है तू एक काम कर, तू एक बिल ऑफ एंट्री फाइल कर। बिल ऑफ एंट्री का नाम होगा बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन नंबर 46 जिसको हम बोलते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, ठीक है सर। अगर आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो तो सर याद रखिएगा ये जो ऑफिसर है ना ये बोलेगा रमेश आप जब बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो ऑफिसर ड्यूटी असेस करेगा और आपको बोलेगा बेटा सेक्शन नंबर 59 बोलता है वेयर हाउसिंग बॉन्ड दे, तेरे को समझ ले ड्यूटी देनी है 1 लाख रुपए की उन गुड्स के ऊपर, तो 1 लाख का 3 टाइम्स ड्यूटी ले लेगा, उतना बॉन्ड ले लेगा बेसिकली। और बॉन्ड में यू हैव टू बाइंड योरसेल्फ, मतलब आपको बोलना पड़ेगा कि सर मैं कसम खाता हूं जो भी बेसिकली प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैं कंप्लाई करूंगा, और सर उसके ऊपर जो भी गुड्स के ऊपर टू पे ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑल ड्यूटीज इंटरेस्ट एंड टू पे पेनल्टीज एंड फाइन्स फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन। सर मेरे गुड्स जो मैं वेयर हाउस में रख रहा हूं मैं सर
बोल रहा हूं कि मैं सारा ड्यूटी दे दूंगा, मैं जो भी उस पे इंटरेस्ट लगेगा, अगर मैंने लेट क्लियर किया तो जो भी इंटरेस्ट वगैरह देना है वो भी दे दूंगा, अगर मैंने कोई गलती की तो गलती का कोई फाइन होगा तो सर वो भी ले लीजिएगा। बेसिकली याद रखिएगा, वेयर हाउसिंग बॉन्ड के बारे में एक नोट पूछ सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा वेयर हाउसिंग बॉन्ड कितने का होता है सर, 3 टाइम्स ऑफ ड्यूटी होता है, जितना ड्यूटी है उसका 3 टाइम्स होता है। सर वेयर हाउसिंग बॉन्ड में क्या कसम खाता है वो, सामने वाला जो गुड्स वेयर हाउस में डाल रहा है वो बाइंड करता है अपने आप को कि सर मैं जो भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स है सारे कंप्लाई करूंगा। सर अगर मैंने टाइम पे जब क्लियर कर रहा हूं ड्यूटी नहीं दिया तो सर आप एक काम कर सकते हो, मेरा बॉन्ड के साथ मैंने बैंक गारंटी दिया है, आप सारा ड्यूटीज इंटरेस्ट पेनल्टी जो है सारा रिकवर कर लीजिएगा। तो यही बोल रहा है यहां पे कि मैं कंप्लाई करूंगा ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल से टू पे ऑन और बिफोर डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑल ड्यूटीज इंटरेस्ट, जो भी ड्यूटी है मेरे गुड्स का वो मैं दूंगा, जो भी इंटरेस्ट देना है अगर लेट क्लियर किया इंटरेस्ट वगैरह लगा तो वो भी दे दूंगा। सर पेनल्टीज देना है पेनल्टी भी दे दूंगा, कोई अगर कॉन्ट्रावेंशन किया तो उसका फाइन लगा है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी पेनल्टी फाइन है वो भी दे दूंगा। अब सुनिए, आपके गुड्स इंडिया में आए, 1 करोड़ के गुड्स थे, आपको 10 लाख रुपए उस पर ड्यूटी था, तो 10 लाख इंटू 3 टाइम 30 लाख रुपीस का आपसे बॉन्ड लेते हैं। इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट बॉन्ड, मतलब हर एक कंसाइनमेंट रिलेटेड 10 लाख इंटू 3 30 लाख रुपीस का एक बॉन्ड लेंगे, अलॉन्ग विद दैट बैंक गारंटी लेंगे। अब लोगों ने बोला सर रोज रोज गुड्स आते रहते हैं, रोज रोज आप बोल रहे हो कंसाइनमेंट बॉन्ड लाओ, दो लो बॉन्ड लो। सर कोई कंटिन्यूइंग बॉन्ड कर दीजिए ना, मतलब चलते रहे वैसा जनरल बॉन्ड कर दीजिए ना कि पूरे साल जितने गुड्स मंगाते रहूं, एक ही बॉन्ड देने का है, टेंशन ही नहीं है बार बार बॉन्ड देने का। तो गवर्नमेंट ने बोला देख, Assistant Commissioner or Deputy Commissioner may permit importer to execute a general bond with respect to the goods imported within a specified period। समझ लीजिए 1 साल के लिए बोलेंगे 1 करोड़ का बॉन्ड दे दे, बस तू इंपोर्ट किए जा, टेंशन नहीं है बार बार बॉन्ड देने का। ठीक है सर, बॉन्ड शैल कंटिन्यू इवन इफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू अनदर वेयर हाउस। कभी कभी क्या होता है, ये वेयर हाउस में समझ ले तेरे को कोई फैसिलिटी सही नहीं लग रहा है तो तूने ये वेयर हाउस से कोई और वेयर हाउस जो कस्टम वेयर हाउस था उधर गुड्स ट्रांसफर कर दिया। समझ लीजिए तेरे गुड्स को थोड़ा और फैन वगैरह का जरूरत था, आप बोल रहे हो सर इधर बहुत गर्मी हो रही है, गुड्स खराब हो सकते हैं, तो मैं दूसरे वेयर हाउस में ट्रांसफर करूंगा। दूसरे वेयर हाउस में आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, गवर्नमेंट बोलता है तब जो बॉन्ड दिया है वही चलेगा, दूसरे वेयर हाउस के लिए दूसरा बॉन्ड देने का भी जरूरत नहीं है। इफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड, ट्रांसफरी सर शैल एग्जीक्यूट, 1 मिनट एवरीवन। हाँ, ये क्या बोल रहा है, इफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन लिखना होगा आपको, टू अनदर पर्सन। देखिए मेरा एक बात समझ लीजिए यहां पे, सर समझ लीजिए ये एक वेयर हाउस था, यहां मेरे गुड्स पड़े हुए थे, मेरे ही गुड्स थे यहां वेयर हाउस में पड़े हुए थे, मैंने क्या किया, बोला इस वेयर हाउस में डाल दीजिए, ये पब्लिक वेयर हाउस दूसरा कोई है, मैंने बोला यहां से यहां वेयर हाउस में गुड्स ट्रांसफर कर दीजिए, तब आपको दूसरा बॉन्ड देने का जरूरत नहीं, क्योंकि वेयर हाउस टू वेयर हाउस ट्रांसफर हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। लेकिन समझ लीजिए आपने क्या किया, आपने गुड्स दूसरे बंदे को ही ट्रांसफर कर दिया, तो गवर्नमेंट ने बोला सर जो गुड्स वेयर हाउस में पड़े हुए हैं उसके लिए जो बॉन्ड दिया है उसमें तो कसम आपने खाई है, अब आपने जब गुड्स दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दिए हैं कसम तो इसको खानी है, तो सर आपका बॉन्ड कैंसिल किया जाएगा और इसको फ्रेश बॉन्ड देना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर बॉन्ड शैल कंटिन्यू इवन इफ गुड्स आर ट्रांसफर टू अनदर वेयर हाउस, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में गुड्स अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है, खाली वेयर हाउस चेंज हो रहा है, बॉन्ड चेंज करने का जरूरत नहीं है। लेकिन इफ गुड्स आर ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, आपने दूसरे व्यक्ति को सेल कर दिया, पहला बॉन्ड तो आपने दिया था, आपका बॉन्ड तो बेकार हो गया, दूसरे व्यक्ति को दूसरा बॉन्ड देना पड़ेगा, ट्रांसफरी टू एग्जीक्यूट फ्रेश बॉन्ड। ठीक है सर, समझ में आ गया। मैंने आपको पढ़ाया अभी तक क्या, मैंने आपको पढ़ाया सर कि सर पहला बात, आपके गुड्स अगर कस्टम वेयर हाउस में आ गए हैं, सॉरी कस्टम वेयर हाउस में नहीं, कस्टम पोर्ट पे आ गए हैं, तो सर आपके गुड्स को आपको जल्दी जल्दी क्लियर कराना है, क्योंकि कस्टोडियन जो नालायक है वो गुड्स को बेच देगा। तो वो सर अगर आपने 30 दिन में क्लियर नहीं कराए तो कस्टोडियन एम्पावर्ड टू सेल द गुड्स
आफ्टर दैट सर डर के मारे आपने क्या किया, आपने बोला सर जो गुड्स है उसको मैं क्लियर तो करा नहीं सकता, पैसे नहीं है, स्टोरेज का जगह नहीं है, लेकिन मैं उसको कस्टम के वेयर हाउस में डलवा देता हूं। तो पहला बात आप एक बिल ऑफ एंट्री फाइल कीजिएगा। सेकेंडली ऑफिसर के पास जाएगा बिल ऑफ एंट्री, तो ऑफिसर आपकी बिल ऑफ एंट्री को चेक करेगा तो ऑफिसर बोलेगा उसके साथ जो भी वेयर हाउसिंग बॉन्ड है वो दीजिए, जो आपने ड्यूटी एसेस किया है। बेसिकली क्या होता है, ड्यूटी आप ही एसेस करते हो, ऑफिसर उसको चेक करता है बस, ठीक है। तो सर उसका 3 टाइम्स ऑफ ड्यूटी का, जो भी ड्यूटी है उसका 3 टाइम्स का आपको बॉन्ड देना है। आपको बाइंड करना है अपने आप को, मतलब बॉन्ड में लिखना है कि सर मैं सारे प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन कंप्लाई करूंगा। सर जब भी आप मुझे नोटिस ऑफ डिमांड दोगे उसका जो भी ड्यूटी है, जो भी इंटरेस्ट है वो मैं सारा पे करूंगा, टू पे ऑन और बिफोर द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ डिमांड। अगर डिपार्टमेंट ने आपसे कोई डिमांड किया तो आप बोल रहे हो सारा ड्यूटी, सारा इंटरेस्ट जो भी है, कोई भी पेनल्टी अगर आपने मांगा फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट मैं दूंगा, वैसा आप बॉन्ड में बोल रहे हो। और बॉन्ड के साथ ना एक बैंक गारंटी जाता है, सर अगर आपने पैसे नहीं भी दिए ना तो बैंक गारंटी को एनकैश करके पैसे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है ये जो बॉन्ड था 3 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी, ये तो कंसाइनमेंट बॉन्ड होता है, एक जनरल बॉन्ड भी होता है। अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को बोलोगे तो वो आपको परमिट कर देगा टू एग्जीक्यूट ए जनरल बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स इंपोर्टेड विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, कि 1 साल के अंतर्गत जितने गुड्स मंगाने हैं मंगाए जा बेटा, मंगाए जा, कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बॉन्ड दे दिया है, ड्यूटी नहीं देना है, आपके गुड्स ट्रांसफर हो जाएंगे वेयर हाउस में, अब गुड्स रहेंगे वेयर हाउस में। लेकिन सर हर एक बार कंसाइनमेंट बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है, जनरल बॉन्ड दे दीजिए। सर मैंने अगर एक पब्लिक वेयर हाउस या कहीं एक प्राइवेट वेयर हाउस से दूसरे में ट्रांसफर कर दिया तो बॉन्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड चलते रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बॉन्ड शैल कंटिन्यू इवन इफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू अनदर वेयर हाउस। लेकिन सर अगर आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिए टू अनदर पर्सन तो सर याद रखिएगा ट्रांसफर शैल एग्जीक्यूट ए फ्रेश बॉन्ड, ठीक है सर। मैंने क्या किया, बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, उसको बोलते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। सर ये क्या होता है सुनिए, जब जब आपके गुड्स आ गए हैं तो सर आपको गुड्स को ट्रांसफर करना है वेयर हाउस में, तो आपको एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है, उसके साथ एक बॉन्ड देना पड़ता है। इस बिल ऑफ एंट्री को बोलते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। यहां से गुड्स चले जाएंगे कस्टम के वेयर हाउस में, कस्टम के वेयर हाउस में। इस बॉन्ड को जो आपने फाइल किया है इसको हम बोलते हैं इनटू बॉन्ड, इनटू बॉन्ड। ये फाइल करने के कारण आपका गुड्स वेयर हाउस में डाल दिया जाएगा। अब अगर आपको गुड्स निकालना है वेयर हाउस से तो फिर एक बॉन्ड फाइल करना पड़ेगा, फिर एक बिल ऑफ एंट्री आपको फाइल करना पड़ेगा और तब आपके गुड्स क्लियर होंगे। जो दूसरा बिल ऑफ एंट्री है जो आप गुड्स क्लियर करने के लिए फाइल करते हो उसको हम बोलते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री देना पड़ता है। सर आप फिर एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री लगाइए, फिर आपके गुड्स का ड्यूटी देना होगा और गुड्स आप क्लियर करा सकते हो, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, मैंने एक बिल ऑफ एंट्री डाला, बिल ऑफ एंट्री के साथ एक बॉन्ड लगाया। सर बॉन्ड लगाने के बाद ऑफिसर ने चेकिंग वगैरह किया। सेक्शन नंबर 60 बोलता है कि सर अब ऑफिसर क्लियरेंस ऑर्डर दे देगा, उसको हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग का ऑर्डर, ठीक है सर। सेक्शन नंबर 60 में वेयर हाउसिंग का ऑर्डर मिल गया, परमिटिंग रिमूवल ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कस्टम स्टेशन। कभी कभी ऑफिसर आपको क्लियरेंस ऑर्डर नहीं देता, ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन रिस्क इवैल्यूएशन लोगों को कि सर ये तो भला इंसान है, ऑटोमेटिक ई क्लियरेंस ऑर्डर भी दे दिया जाता है बाय द कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम, ठीक है सर। अब याद रखिएगा, आप जब गुड्स लेके जा रहे हो हमेशा सर अगर आपके गुड्स पे ड्यूटी है, जिसपे ड्यूटी लेवी हुआ है लेकिन अभी तक ड्यूटी कलेक्ट नहीं हुआ है, विच इज ड्यूटी इज येट टू बी पेड ऑन योर गुड्स। समझ लीजिए सर मेरे गुड्स नी रिलेटेड है जिसपे गुड्स पे ड्यूटी नहीं है तो सर वेयर हाउस में नहीं रखा जाएगा और गवर्नमेंट बोलेगा नालायक, इससे हमें कोई फायदा ही नहीं है, ड्यूटी तो आनी नहीं है, लेके जाए यहां से, उसमें वेयर हाउस में नहीं रखेंगे, ठीक है सर। ओनली ड्यूटीएबल गुड्स आपके वेयर हाउस में रखे जाएंगे। अब सुनिए, वेयर हाउस 3 टाइप के होते हैं, एक होता है पब्लिक वेयर हाउस, एक होता है प्राइवेट वेयर हाउस, एक होता है स्पेशल वेयर हाउस। सर तीनों वेयर हाउस को जो भी चला रहा है बेसिकली वेयर हाउस के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा फ्रॉम द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम और द कमिश्नर ऑफ कस्टम, ठीक है सर। याद रखिएगा पब्लिक वेयर हाउस में खाली किसी के भी गुड्स रखे जा सकते हैं। सर प्राइवेट वेयर हाउस में जो लाइसेंस लिया है उसी के गुड्स रखे जा सकते हैं। और सर उसके बाद इन्होंने बोला है सर ये जो स्पेशल वेयर हाउस होता है इसमें ड्यूटीएबल, नोटिफाइड तीनों में ही ड्यूटीएबल ही रखे जा सकते हैं, लेकिन इसमें नोटिफाइड गुड्स रखे जाते हैं जो बेसिकली सीबीआई से नोटिफाई किए हैं। मैंने यहां पे लिखा है फॉर क्लास ऑफ गुड्स शैल बी डिपॉजिटेड
फॉलोइंग क्लास ऑफ गुड्स शैल बी डिपॉजिटेड इन स्पेशल वेयरहाउस। इन गुड्स को स्पेशल वेयरहाउस में रखा जा सकता है। कौन से गुड्स सर? गोल्ड, सिल्वर, अरे वैल्यूएबल आइटम है, एनी प्रीशियस, सेमी प्रीशियस मेटल, गुड्स वेयरहाउस फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई टू ड्यूटी फ्री शॉप सर इन कस्टम एरिया, सप्लाई एज स्टोर्स टू वेसल एयरक्राफ्ट सर, सप्लाई टू फॉरेन प्रिविलेज पर्सन। ये सब गुड्स को बेसिकली एक स्पेशल वेयरहाउस में रखा जाएगा। क्या क्या गुड्स को रखा जाएगा सर? रखा जाएगा स्पेशल वेयरहाउस में गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस आइटम, सेमी प्रीशियस मेटल सर, गुड्स विच आर वेयरहाउस फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग टू ड्यूटी फ्री शॉप, जो कस्टम एरिया में होता है सर। अगर स्टोर्स की तरह वेसल या एयरक्राफ्ट को सप्लाई कर रहे हो, फॉरेन प्रिविलेज पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, इनको अगर सप्लाई कर रहे हो, तो ये गुड्स को बेसिकली गवर्नमेंट ने बोला है आप स्पेशल वेयरहाउस में रख सकते हो। ठीक है सर। अब सुनिए, मैंने ये चैप्टर किससे स्टार्ट किया? मैंने बोला पहला बात आप याद रखिएगा सर, 3 टाइप के वेयरहाउस होते हैं, पब्लिक वेयरहाउस, प्राइवेट वेयरहाउस, स्पेशल वेयरहाउस सर। तीनों ही वेयरहाउस में सेक्शन नंबर 57, 58, 50, सेक्शन नंबर 57 पब्लिक वेयरहाउस की बात करता है, 58 प्राइवेट वेयरहाउस की, 58A सर स्पेशल वेयरहाउस की बात करता है। पब्लिक वेयरहाउस में किसी के भी गुड्स रखे जा सकते हैं, प्राइवेट वेयरहाउस में जिसका लाइसेंस है उसी के गुड्स होते हैं, जिसको लाइसेंस दिया गया है। स्पेशल वेयरहाउस में सिर्फ स्पेशल आइटम्स रखे जाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस आइटम वगैरह। ठीक है सर। उसके बाद मैंने आपको बोला है जब आपको गुड्स वेयरहाउस में डालने हैं, सेक्शन नंबर 59 में बेसिकली आपको एक बॉन्ड देना पड़ता है। पहले आपको बिल ऑफ एंट्री लगाना होगा, 59 में 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट का बॉन्ड देना होगा। सेक्शन नंबर 60 आया जो बोला आपके गुड्स ट्रांसफर हो जाएंगे वेयर हाउस में। अब सुनिए, ये जो वेयर हाउस होते हैं ना, ये वेयर हाउस हमेशा 3 टाइप के जो वेयर हाउस हैं, ये रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल होते हैं। ये जो पहला पब्लिक वेयर हाउस है या प्राइवेट वेयर हाउस है, ये रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल होता है। कस्टम डिपार्टमेंट आपके यहाँ पे आके खड़ा नहीं होता है कि क्या क्या गुड्स जा रहे हैं वेयर हाउस से, क्या क्या गुड्स आ रहे हैं वेयर हाउस में, ये सब नहीं देखता कस्टम वेयर हाउस। कस्टम डिपार्टमेंट नहीं देखता। कस्टम डिपार्टमेंट बोलता है एक बुक मेंटेन कीजिएगा, कितने गुड्स आए, कितने गुड्स गए। रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल होता है डिपार्टमेंट का। अगर कस्टम डिपार्टमेंट कभी चेक करना चाहेगा, बोलेगा सर वो रिकॉर्ड्स लेके आ जाइए बस। लेकिन आपको याद रखना है सर, जब जब स्पेशल वेयरहाउस होगा ना, स्पेशल वेयरहाउस में क्योंकि स्पेशल आइटम स्टोर होता है तो कस्टम का बंदा हमेशा तैनात रहता है। मतलब ये जो वेयरहाउस होते हैं स्पेशल वेयरहाउस, इन पे फिजिकल कंट्रोल मेंटेन किया जाता है सर। इसका लॉक एंड की विद द प्रॉपर ऑफिसर रहता है। नो एंट्री और रिमूवल विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर। इसमें क्या होता है, इसमें कस्टम का फिजिकल कंट्रोल रहता है। कस्टम डिपार्टमेंट का बंदा खड़ा रहेगा, किसी को आने जाने रिमूव करने गुड्स नहीं देगा। लेकिन सर ये जो पब्लिक वेयरहाउस और प्राइवेट वेयरहाउस होता है, इसका गवर्नमेंट बोलता है पब्लिक वेयरहाउस में एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, कितना गुड्स आया, कितना गुड्स गया। इसमें कोई फिजिकल कंट्रोल डिपार्टमेंट का नहीं होता। लेकिन सर अगर मैंने गुड्स रिमूव कर लिए विदाउट गोइंग एंड एंड पेइंग द ड्यूटी, नालायक, पेनल्टी लग जाएगा। याद रखना, जो वेयरहाउस कीपर है उसको सर ड्यूटी पे करना पड़ जाएगा। सेक्शन नंबर 73A में बात करेंगे। ठीक है सर। उसके बाद प्राइवेट वेयरहाउस, यस बाबा, दोनों में ही रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल होता है। और एक बात मैंने एक्स्ट्रा लिख दी कि सर जब गुड्स आ रहे होते हैं ना कस्टम पोर्ट से, यहां पे कहां से, कस्टम पोर्ट से पब्लिक वेयरहाउस या प्राइवेट वेयरहाउस में, तब सर क्योंकि कस्टम डिपार्टमेंट का बंदा नहीं होता साथ में, जब गुड्स ट्रक में आ रहे होते हैं तो ई वे बिल चाहिए होता है। लेकिन सर जब कस्टम डिपार्टमेंट का बंदा साथ में होता है, बेसिकली क्या होता है, कस्टम डिपार्टमेंट का फिजिकल कंट्रोल होता है गोल्ड, सिल्वर वगैरह के केस में। तो जब कस्टम पोर्ट से गुड्स आता है ना, कस्टम पोर्ट से ट्रक में आ रहा होता है गुड्स, तब ई वे बिल का जरूरत नहीं होता है क्योंकि वो ऑलरेडी अंडर कस्टम कंट्रोल होता है। ये एक एडिशनल पॉइंट मैंने बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए सर, अब मेरे गुड्स आ गए हैं वेयरहाउस में। सुनिए एक बात याद रखिएगा, 58B बोलता है कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस। आपको लाइसेंस कमिश्नर ने दे दिया, प्रिंसिपल कमिश्नर ने दे दिया, लेकिन आपने अगर कॉन्ट्रावेंशन किया, बोला है रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल मेंटेन करने, बोला है कुछ गड़बड़ मत कीजिएगा, गुड्स जब रिमूव करोगे ड्यूटी दे देना। आपने क्या किया, आपने वहां से, आप प्राइवेट वेयरहाउस दिया था आपको, आपने क्या किया, गुड्स निकाल दिए, गोडाउन से निकाल लिए, ड्यूटी नहीं दिया, नालायक बन गए आप। वेयर ए licensee contravenes any of the provision of the act, rules or regulation or breaches the condition of the license, जो लाइसेंस में बोला है वो कंडीशन ब्रीच किया, तो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर में कैंसिल द लाइसेंस आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और सर बेसिकली क्या करेगा, जब इंक्वायरी चल रहा होगा तब आपका लाइसेंस को सस्पेंड कर देगा। बोलेगा सर कोई नए गुड्स आने नहीं चाहिए वेयरहाउस में, जितने गुड्स हैं
लेकिन कोई नया गुड्स डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। ऑफिसर को जैसे ही पता चलता है कि आपने कॉन्ट्रावेंशन किया, आपका लाइसेंस को सस्पेंड कर देगा, इंक्वायरी चलता रहेगा। जब इंक्वायरी चल रहा है, सस्पेंशन चल रहा है, तब आप कोई नए गुड्स डिपॉजिट नहीं करोगे। इंक्वायरी खत्म हुआ, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। सर अगर लाइसेंस कैंसिल कर दिया ना सर, पोस्ट कैंसिलेशन जो पुराने गुड्स आपके गोडाउन में हैं उनको हाथों हाथ रिमूव करना पड़ेगा। विद इन हाउ मेनी डेज? 7 डेज। आपको 7 दिनों में जो गुड्स आपके वेयर हाउस में है उसको रिमूव करवाना पड़ेगा वहां से। समझ लीजिए एक लाइसेंसी है, पब्लिक वेयर हाउस का लाइसेंसी है, उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। अगर उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, मेरे गुड्स अगर वहां पड़े हैं, मेरे को वहां से हटवाने पड़ेंगे 7 दिनों में। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सर। अब अगर गुड्स वेयरहाउस में है, अगर गुड्स वेयरहाउस में है सर, क्यों रखा था वेयरहाउस में? पहला बात इसलिए रखा था क्योंकि आपके पास स्टोरेज नहीं है। अब समझ लीजिए आपके पास स्टोरेज नहीं है या आपके पास फंड नहीं थे, अब आपके पास फंड आ गए तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन, आप एक काम कीजिए और एक बिल ऑफ एंट्री फाइल कीजिए। उसको बोलते हैं सेक्शन नंबर 68 में कि सर सेक्शन नंबर 68 आता है जो बोलता है कि सर क्लियरेंस ऑफ वेयरहाउस गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। आप घर के लिए क्लियर कर लीजिए। ठीक है सर, जगह आ गया है तो घर पे ले जाइए। कैसे लेके जाएंगे घर पे? गवर्नमेंट ने बोला आप एक एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कीजिए। सुनिए मैंने क्या किया, मेरे गुड्स आए यहां पे, मैंने क्या किया? पहला बार मैंने क्या किया, यहां पे एक बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, और एक बॉन्ड चिपका दिया। बॉन्ड चिपकाया और गुड्स क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए वेयर हाउस में। अब सुनिए, अब ये गुड्स वेयर हाउस में पड़े हुए हैं और मेरे पास पैसे आ गए हैं। अब मेरे को गुड्स निकालने हैं तो सर आपको और एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन उसको बोलते हैं। सेक्शन नंबर 68 बोलता है आप एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कीजिए, प्लस जो भी ड्यूटी, टैक्सेस, इंटरेस्ट वगैरह है वो दे दीजिए और गुड्स को घर ले जाइए। इस बिल ऑफ एंट्री को हम बोलते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। ठीक है सर, वही बोला है सेक्शन नंबर 68 ने, बोला है कि सर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन फाइल कीजिए एक एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, प्लस आपका असेसमेंट करेगा आप ऑफिसर। सर ऑफिसर, अब सेकेंड टाइम क्या हुआ, आपके गुड्स वेयरहाउस में पड़े हुए हैं और आपके पास स्टोरेज स्पेस आ गया है, फंड आ गए हैं, तो आप बोल रहे हो कि सर अब, या फिर आपको जरूरत है गुड्स का, तो आप एक काम कीजिए ना, आप जाइए एक बिल ऑफ एंट्री फिर से फाइल कीजिए। पहला काम, पहला चीज आप कर सकते हो, आपके पास अगर स्टोरेज आ गया है, गुड्स ले जाइए घर पे। क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन सेक्शन नंबर 68 बात करता है, जो बोलता है क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है सर, इसमें क्या होगा? इसमें बोला गया है, ठीक है, इसमें बोला गया है कि फाइल कीजिए एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, प्लस जो भी ड्यूटी है वो ऑफिसर आप एसेस कीजिएगा, सेल्फ एसेस, ऑफिसर चेक करेगा। अगर ऑफिसर को सब कुछ सही लगा तो एक क्लियरेंस ऑर्डर दे देगा, क्लियरेंस ऑर्डर कर दे देगा, प्लस आपका जो बॉन्ड है वो कैंसिल करके आपको रिटर्न कर देगा। अब सुनिए, अब आप एक काम कीजिए, क्लियरेंस ऑर्डर लेके जाइए, जो वेयर हाउस कीपर था उसको दिखाइए, गुड्स घर लेके चल जाइए, उतना ही स्टोरी है। ठीक है सर। सर मेरे गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, मेरे गुड्स वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, मैंने बोला सर मुझे नहीं चाहिए मेरे गुड्स, मैं छोड़ना चाहता हूं। आप छोड़ दीजिए गुड्स, डिपार्टमेंट छोड़ देगा ड्यूटी, रेलिंक्विश कर दीजिए टाइटल एंड नो ड्यूटी शैल बी पेबल। लेकिन सर आपने मंगाए थे टॉय गन्स, आ गए एक्चुअल गन्स और आप बोल रहे हो नहीं सर मैंने नहीं मंगाए, मेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है, मैं छोड़ना चाहता हूं गुड्स को। डिपार्टमेंट बोलेगा रेलिंक्विशमेंट पॉसिबल नहीं है, जाओगे बेटा तुम जेल। सर इफ ऑफेंसिव गुड्स नॉट अलाउड टू रेलिंक्विश, एंड सर उस केस में क्या होगा, आपको जेल भी भेजा जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए सर, पहला बात तो मेरे गुड्स जो आए मैंने उनको वेयरहाउस में ट्रांसफर करा दिया, चाहे पब्लिक वेयरहाउस, चाहे प्राइवेट वेयरहाउस, चाहे स्पेशल वेयरहाउस में। ठीक है सर। उसके बाद आपने बोला, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको पहले बोला नंबर 1, वेयरहाउस क्या होता है? जो कस्टम वेयरहाउस होता है जहां गुड्स स्टोर किया जाते हैं। वेयरहाउस मैंने आपको बताया 3 टाइप के होते हैं। पब्लिक वेयरहाउस, सर पब्लिक वेयरहाउस सेक्शन नंबर 57 में बताया गया, प्राइवेट वेयरहाउस 58 में बताया गया, सर स्पेशल वेयरहाउस 58A में बताया गया। ठीक है सर। उसके बाद 58B में बताया गया कि आपने कुछ गलती किया तो आपका वेयरहाउस का बॉन्ड, आपका वेयरहाउस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद जैसे ही आपके गुड्स आते हैं, मैंने आपको बोला पहला बात कि सर ये वेयरहाउस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 3 टाइप के वेयरहाउस होते हैं, कुछ गलती किया तो वेयरहाउसिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। ठीक है सर, इतना स्टोरी ठीक है। अब मेरा गुड्स एक बार आ गया तो कस्टोडियन के कंट्रोल में रहेगा और सेक्शन नंबर 48 बोलता है अगर कस्टोडियन 30 दिनों में देखता है गुड्स क्लियर नहीं हुआ तो बेच देगा। ठीक है सर, बेचने का नौबत नहीं आने दूंगा। मैं क्या करूंगा, ऑफिसर के पास एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा।
सेक्शन नंबर 46 बोलता है आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन भी फाइल कर सकते हैं, पे करके ड्यूटी घर ले जा सकते हैं, या फिर वेयर हाउसिंग फाइल कर दीजिए। वेयर हाउसिंग के लिए आपने अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल किया तो सर 57, 58, 58A, 58B मैंने आपको पढ़ा दिया। सेक्शन नंबर 59 बोलता है आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। आपने बॉन्ड चिपकाया, चाहे कंटिन्यूइंग बॉन्ड था या जनरल बॉन्ड था, जो भी बॉन्ड दिया हुआ है, अब आपका 59 हो गया। 60 में ऑफिसर क्या करेगा, एक क्लियरेंस ऑर्डर दे देगा। क्लियरेंस ऑर्डर मिल गया, अब गुड्स को वेयर हाउस में डिपॉजिट कर दीजिए। ठीक है सर, इतना तक पॉइंट क्लियर है। सर एक बार गुड्स वेयर हाउस में डिपॉजिट हो गया, मेरे को एक बात बताइए ना सर, कितने दिनों के लिए गुड्स को वेयर हाउस में रख सकते हैं? कितने दिनों के लिए गुड्स को वेयर हाउस में रख सकते हैं? आपको याद रखना है कि सर सेक्शन नंबर 61 आएगा। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? 57 पब्लिक वेयर हाउस, 58 प्राइवेट वेयर हाउस, 58A स्पेशल वेयर हाउस, 58B अगर गलती किया तो वेयर हाउसिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, 59 सर वेयर हाउसिंग बॉन्ड, 60 क्लियरेंस ऑर्डर, 61 कि सर आपके जब गुड्स आ चुके हैं तो वेयर हाउस में कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हो, आपको याद रखना है पर्टिकुलर्स। सर अगर आप एक 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो, या सर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो, या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो, या सर आपने गुड्स मंगाए हैं और आपका जो कुछ लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होता है ना, जहां गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, समझ लीजिए बाइक्स वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं, ये क्या करता है अपना मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है उसी को वेयर हाउस बोल देते हैं। ये क्या करते हैं, इसी का लाइसेंस ले लेते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं सर हम जो गुड्स इंडिया के बाहर से मंगाएंगे उसको डायरेक्ट अपने पब्लिक प्राइवेट वेयर हाउस में लाएंगे। इसको प्राइवेट वेयर हाउस का दर्जा ले लेते हैं ये लोग, प्राइवेट वेयर हाउस का दर्जा ले लेते हैं। यहां बाइक्स वगैरह मैन्युफैक्चर होता है और इसको इंडिया के बाहर डायरेक्टली एक्सपोर्ट करने वाले हैं ये। तो ये क्या होता है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होता है। ठीक है सर, तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आप एक यूनिट हो अवेलिंग मैन्युफैक्चर, मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो अपने प्राइवेट वेयर हाउस में, या स्पेशल वेयर हाउस में भी अलाउड है, पब्लिक वेयर हाउस में अलाउड नहीं है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलता है सर मैं कितने दिनों के लिए गुड्स रखूं वेयर हाउस में? सुनिए, अगर आप एक 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो, या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो, या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो, या यूनिट अवेलिंग मैन्युफैक्चर हो, तो सर आपको बोला गया है आप गुड्स को वेयर हाउस में रख सकते हो टिल क्लियरेंस, जितने दिनों तक चाहो रखो। सर एक्सटेंशन तो एप्लीकेबल है ही नहीं, जितने दिन मन उतने दिन रखूंगा, कोई टेंशन नहीं है। और सर इंटरेस्ट अगर मैंने सर क्लियर नहीं किया टाइम पे, इंटरेस्ट वगैरह का कोई स्टोरी नहीं आएगा। लेकिन समझ लीजिए मैंने अगर गुड्स मंगाए, मैं ईएसटीपी नहीं हूं, ईओयू नहीं हूं, एक्सपोर्ट ओरिएंट मैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने वाला हूं। गवर्नमेंट ने बोला रमेश नालायक तू एनी अदर पर्सन 1 ईयर फ्रॉम वेयर हाउसिंग ऑर्डर, जिस दिन ये वेयर हाउसिंग ऑर्डर आपको दिया गया था, जिस दिन ये वेयर हाउसिंग ऑर्डर आपको दिया गया था, उससे 1 साल तक आप गुड्स को रख सकते हो। हमेशा याद रखिएगा 1 ईयर फ्रॉम वेयर हाउसिंग ऑर्डर आप गुड्स को रख सकते हो वेयर हाउस में। सर एक्सटेंशन पॉसिबल है क्या? हाँ, 1 साल खत्म हो गया और 1 साल का एक्सटेंशन, 1 ईयर एट ए टाइम आपको एक्सटेंशन दिया जा सकता है। लेकिन याद रखना बेटा, जिस दिन गुड्स का वेयर हाउसिंग ऑर्डर मिला उसके 90 दिनों में आप क्लियर कर लीजिएगा। 1 साल का मिला है तो 90 दिन में क्यों क्लियर करो? क्योंकि 90 दिन के बाद आपको जो भी ड्यूटी है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ लीजिए आपने गुड्स स्टोर किए एक वेयर हाउस में 1 जनवरी को, ठीक है सर, गुड्स को नहीं, ठीक है, 1 जनवरी आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया। सर 5 जनवरी आपको वेयर हाउसिंग ऑर्डर मिला कि आप गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हो वेयर हाउस में। ध्यान रखिएगा 5 जनवरी से आपको 1 साल तक आप गुड्स को रख सकते हो। जिस दिन वेयर हाउसिंग ऑर्डर मिला है उससे 1 साल, 1 साल मतलब 4 जनवरी नेक्स्ट ईयर, 2019 है तो ये 2020 तक 1 साल तक आप गुड्स को रख सकते हो। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि सर 5 जनवरी से लेके 1 साल तक आप गुड्स को रख सकते हो, उसके बाद 1-1 साल का एक्सटेंशन आप ले सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला रमेश तूने तो मुझे ड्यूटी दिया नहीं, गुड्स को वेयर हाउस में डाल दिया 90 दिनों तक, ठीक है, बिना ड्यूटी तू गुड्स को ट्रांसफर कर दे वेयर हाउस में। सुन, तूने अगर वेयर हाउस में गुड्स को डाल दिया मतलब तूने तो मेरे को इमीडिएट ड्यूटी नहीं दिया, ड्यूटी डिफर कर रहा है, लेट देने वाला है। तो गवर्नमेंट बोलता है देख 90 दिनों तक कोई बात नहीं, तू स्टोर कर ले। 90 डेज मतलब जनवरी में होता है 31 डेज, 5 डेज चला गया सर, जनवरी में बचा 26 डेज, प्लस फरवरी में बचा 28 डेज सर, 26 प्लस 28 प्लस मार्च में हो गया 31 डेज।
चलिए 26 डेज प्लस 28 डेज प्लस 31 डेज 85 डेज, मतलब 5th ऑफ अप्रैल को आपका 90 दिनों का टाइम खत्म हो रहा है। याद रखिएगा, आप 5th ऑफ अप्रैल तक क्लियर कर लीजिए, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है सर, मैंने समझ लीजिए 10 अप्रैल को क्लियर किया, 10 अप्रैल को क्लियर किया, तो सर गवर्नमेंट क्या बोलता है इसको, अगर आपने 10 अप्रैल को क्लियर किया है तो आपको 5 दिनों के लिए, समझ लीजिए आपको 1 लाख का ड्यूटी तो देना है, जो भी ड्यूटी देना है 1 लाख का समझ लीजिए ड्यूटी है, वो तो देना पड़ेगा, प्लस 1 लाख रुपए पे जो आपने डिले किया है उसके लिए आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा 1 लाख रुपए इंटू 15% इंटरेस्ट होता है पर एनम, 15%, याद रखिएगा कस्टम्स में 15% है, इंटू कितने दिनों का डिले किया, 5th को क्लियर कर लेना था, 10th को किया, 10 माइनस 5 डेज का डिले किया है, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 365, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1 लाख रुपीज इंटू 15% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 365, मतलब आपको 205 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो भी साथ में देना पड़ेगा। याद रखिएगा हमेशा आपको 90 दिनों में क्लियर करना है, आफ्टर 90 डेज इंटरेस्ट लगने लग जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, मैंने आपको क्या बोला, आपके गुड्स आ गए हैं पोर्ट पे। ठीक है सर, मेरे गुड्स पोर्ट पे आ गए हैं। हमेशा याद रखिएगा अगर 30 दिनों में क्लियर नहीं किया कस्टोडियन भेज देगा, ड्यूटी रिकवर कर लेगा, इसलिए उसको पोर्ट पे मत छोड़िएगा। ठीक है सर, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करूंगा, गुड्स घर ले जाऊंगा। नहीं, तू एक काम कर, तू बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग भी कर सकता है, होम कंजम्पशन करेगा तो घर ले जा, लेकिन अगर वेयर हाउसिंग करेगा तो ऑफिसर यहां पे आप सेल्फ असेसमेंट कीजिए। जो सेल्फ असेसमेंट किया है सेक्शन नंबर 59 बोलता है उसका 3 टाइम्स ऑफ ड्यूटी इनटू सेल्फ असेस्ड अमाउंट का जो भी अमाउंट है उसका ड्यूटी का बॉन्ड दे दे। ठीक है सर, बॉन्ड दे दिया, ऑफिसर चेकिंग किया, एक क्लियरेंस ऑर्डर दे दिया। क्लियरेंस ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 60 दिया जाता है, कभी कभी ऑटोमेटिक क्लियरेंस ऑर्डर भी दिया जाता है। ठीक है, अब आपके जो गुड्स हैं उनको ट्रांसफर किया जाएगा वेयर हाउस में। सेक्शन नंबर 57 बोलता है पब्लिक वेयर हाउस, 58 बोलता है प्राइवेट वेयर हाउस, सर 59 बोलता है, 58A बोलता है सर कौन सा वेयर हाउस, स्पेशल वेयर हाउस। और यहां पे मैंने लिखा 58B, अगर कॉन्ट्रावेंशन किया तो वेयर हाउस आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है सर, वेयर हाउस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है। ठीक है सर, मैंने गुड्स वेयरहाउस में भेज दिए, क्या लाइफ टाइम वेयरहाउस में पड़े रहेंगे? अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो, अगर आप ईएसटीपी हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो, या बायोटेक या फिर आप नॉट बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप यूनिट हो जिसने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए ऑप्ट किया है, याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग खाली 2 ही जगह अलाउड है, पब्लिक वेयरहाउस और प्राइवेट वेयरहाउस में। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑप्ट किया है तो आप स्टोर कर सकते हो, जब तक क्लियर नहीं कर रहे हो तब तक आप वेयरहाउस में रख सकते हो, कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर आप कोई और व्यक्ति हो, समझ लीजिए मैंने अपने गुड्स कस्टम वेयरहाउस में स्टोर किए हैं, तो सर बोल रहा है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि सर आपको 1 साल का टाइम लिमिट मिलता है, लेकिन 90 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। 90 दिनों के बाद आपने तो गवर्नमेंट का ड्यूटी दिया नहीं है, तो सर आपने अगर क्लियर नहीं किया, ड्यूटी नहीं दिया, तो 90 दिनों के बाद पैसा तो देना पड़ेगा जब क्लियर करोगे, प्लस इंटरेस्ट भी लगेगा 15% पर एनम। क्या एक्सटेंशन 1 साल से ज्यादा किया जा सकता है? यस सर, किया जा सकता है, लेकिन 1 ईयर एट ए टाइम। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। अब सुनिए मेरा बात, सर जब मेरे गुड्स आए, सर मेरे गुड्स समझ लीजिए आए थे 1 जनवरी को। 1 जनवरी को मैंने एक बिल ऑफ एंट्री फाइल किया। ठीक है सर, बिल ऑफ एंट्री फाइल किया फॉर वेयर हाउसिंग, आपके गुड्स ट्रांसफर हो गए वेयर हाउस में। जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हुए इसको बोलते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। ठीक है सर, उसके बाद वेयर हाउसिंग का ऑर्डर मिला, वेयर हाउसिंग का ऑर्डर 5 जनवरी 2019 को मिला। ठीक है सर, 1 साल का वेयर हाउसिंग का ऑर्डर मिला, मतलब 4 जनवरी 2020 तक का आप वेयर हाउसिंग कर सकते हो, 1 साल तक वेयर हाउस में रख सकते हो। ठीक है, एक बात बताइए सर, 5 जनवरी को वेयर हाउसिंग किया, 4 जनवरी तक वेयर हाउस में रख सकते हो। आपने क्या किया, आपने समझ लीजिए बीच में यही गुड्स क्लियर कर लिए। आपने अगर समझ लीजिए 3 महीना कब होता है सर, 3 महीना कंप्लीट होता है 5 अप्रैल को। ठीक है, ये 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल तक 90 डेज का टाइम लिमिट खत्म होता है। ठीक है, मैंने क्या किया समझ लीजिए 15 अप्रैल को मैंने गुड्स अगर क्लियर किए तो क्या होगा,
मैंने अगर गुड्स क्लियर किए हैं, समझ लीजिए 10,000 यूएस डॉलर्स के गुड्स थे, 10,000 यूएस डॉलर्स के गुड्स थे। पहला बात, रेट ऑफ एक्सचेंज मल्टीप्लाई होगा, रेट ऑफ ड्यूटी मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज है और रेट ऑफ ड्यूटी है, एक्सचेंज देखिए आप जब क्लियर करने गए तो आपने 15 अप्रैल को एक बिल ऑफ एंट्री फाइल किया होगा विच इज नोन एज एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री कि सर मैं क्लियर करना चाहता हूं, और आप गुड्स क्लियर कर रहे हो 15 अप्रैल को। जब आप एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, अब सुनिए, रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन का लगेगा, रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का लगेगा, हमेशा याद रखिएगा ड्यूटी डेफर्ड होता है, डी मतलब डेफर्ड, डी मतलब डेफर्ड। सर डेफर्ड क्या है, डेफर्ड मतलब बाद में क्या हो रहा है, इनटू बॉन्ड हो रहा है या एक्स बॉन्ड हो रहा है, सर बाद में तो एक्स बॉन्ड हो रहा है, तो आपका ड्यूटी हमेशा डी फॉर डेफर्ड, जो एक्स जो बाद में फाइल हो रहा है उसका डेट का लगेगा। रेट ऑफ ड्यूटी हमेशा एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के दिन, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के दिन जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो ही लगेगा। समझ लीजिए आपने जब यहां पे डाला गुड्स को वेयरहाउस में, उस दिन जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग फाइल किया उस दिन रेट ऑफ ड्यूटी 15% था। सर बाद में समझ लीजिए एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के दिन मेरा ड्यूटी 20% हो गया, तो मेरे को ड्यूटी 20% लगेगा, जो सर 10,000 यूएस डॉलर इंटू रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा 20%। अब लोगों ने पूछा सर डॉलर था उसको एक्सचेंज में कन्वर्ट, एक्सचेंज क्या लगाऊं, तो गवर्नमेंट ने बोला रेट ऑफ एक्सचेंज सर कौन से दिन का लगेगा, ई मतलब अर्लियर, 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 याद रखना, डी मतलब डेफर्ड, रेट ऑफ ड्यूटी का डी होता है डेफर्ड मतलब जो बाद में हो रहा है, ई मतलब अर्लियर, ई मतलब अर्लियर क्या पहले हो रहा है, सर इनटू बॉन्ड पहले हो रहा था, इस दिन रेट ऑफ एक्सचेंज समझ लीजिए यूएस डॉलर का 70 था, इस दिन समझ लीजिए 75 था, अर्लियर क्या था 70 था, तो सर इनटू 70 रुपीज आ जाएगा। एक्सचेंज का वर्ड होता है ई, ई मतलब अर्लियर, जो पहला रेट ऑफ एक्सचेंज होता है वही लगता है, मतलब इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के दिन। और सर रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लगता है, रेट ऑफ ड्यूटी हमेशा डेफर्ड, डे डी मतलब डेफर्ड जो बाद में हो रहा है वो रेट ऑफ ड्यूटी लगता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। तो ये हो गया 70,000 7 लाख इंटू 20%, इतना ड्यूटी आएगा। अब सुनिए, सर इधर हमने ड्यूटी कितना देना है, 10,000 इंटू 70 रुपीज। 70 रुपीज क्यों लिया, क्योंकि जो अर्लियर होता है उसका रेट ऑफ एक्सचेंज लगता है, अर्लियर इंटू होता है, एक्स बॉन्ड बाद में होता है, वो नहीं लगेगा, ई फॉर अर्लियर। तो सर सेक्शन नंबर 7 लाख इंटू 20%, 7 लाख इंटू 20% ड्यूटी हो गया 1.4 लाख। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, इतना ड्यूटी तो दोगे प्लस इंटरेस्ट भी पे करोगे, इंटरेस्ट एट द रेट 15% लगेगा 1.4 लाख पे। सर कितना है इंटरेस्ट, 5 दिनों का या 10 दिनों का, जो भी, 15 माइनस 5, 90 डेज खत्म हो रहा है 5th को, 15 माइनस 5 10 डेज का इंटरेस्ट लगेगा 1.4 लाख इंटू 15% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 365, इतना इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा साथ में। क्या ये पॉइंट 100% क्लियर है? यस सर 100% क्लियर है। अब सुनिए, अब मेरा एक बात सुन लीजिए, यही एग्जाम में पूछेंगे, हमेशा याद रखना, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल किए उसके बाद आपको वेयर हाउसिंग का ऑर्डर मिलेगा, वेयर हाउसिंग के ऑर्डर से 1 साल का ड्यूरेशन चालू होगा। पहला बात, वेयर हाउसिंग के ऑर्डर से 1 साल देखना है, ठीक है सर, वेयर हाउसिंग के ऑर्डर से 1 साल का ड्यूरेशन का वेयर हाउसिंग पीरियड मिलेगा। सर 90 दिनों तक आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, 90 दिनों तक इंटरेस्ट नहीं देना है, ठीक है सर, 90 दिनों तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा। समझ लीजिए 90 दिनों के बाद क्लियर किया, 15 अप्रैल को क्लियर किया, तो ये जो बीच का 10 दिन का पीरियड है उसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पहले ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे, जो भी अमाउंट था मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ एक्सचेंज इनटू रेट ऑफ ड्यूटी। सर रेट ऑफ एक्सचेंज अर्लियर का लगेगा, इनटू बॉन्ड अर्लियर है, एक्स बॉन्ड तो बाद में होता है, तो सर इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के दिन जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो लगेगा। रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लगेगा, डेफर्ड, डी फॉर डेफर्ड, जो बाद में है। सर ड्यूटी यहां 20 है, यहां 15 है, तो यहां 20% लगेगा जो बाद में हो रहा है, एक्स बॉन्ड। ठीक है सर, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा दिया, जो डिफरेंशियल पीरियड है उसका इंटरेस्ट आपको देना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर पॉइंट क्लियर है। चलिए फिर से बोलता हूं, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
मेरे गुड्स आ गए, मेरे गुड्स आए और मैंने एक बिल ऑफ एंट्री इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया। सर जिस दिन इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल किया उस दिन समझ लीजिए, जिस दिन मैंने इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल किया उस दिन सर रेट ऑफ ड्यूटी था 15%, सर रेट ऑफ एक्सचेंज था 70 रुपीज। ठीक है सर, उसके बाद वेयर हाउसिंग ऑर्डर मिल गया। वेयर हाउसिंग ऑर्डर समझ लीजिए 5th ऑफ अप्रैल को मिला। ठीक है सर, 5th ऑफ अप्रैल को मिला। अब 5th ऑफ अप्रैल से सर 4th ऑफ अप्रैल तक, एक साल तक आप गुड्स वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हो। देखिए बाबा, अगर आप ईएसटीपी वगैरह हो या यूनिट हो जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है, कोई टेंशन नहीं है। अदर्स को टेंशन है तो सर उसके लिए एक साल तक अलाउड है, लेकिन सर याद रखिएगा 90 दिनों तक फ्रीली अलाउड है। सर 90 दिन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अप्रैल 5th अप्रैल हो गया ना, तो अप्रैल में कितना होता है? जैन फेब मार्च अप्रैल, 30 डेज माइनस 5 डेज, 25 डेज अप्रैल का हो गया। मई का हो गया जैन फेब मार्च अप्रैल मई 31 डेज हो गया। सर जून का कितना दिन हो गया? 30 डेज हो गया। तो ये हो गया 30 प्लस 31 प्लस 25 86 डेज, मतलब 86 प्लस 4 आपको चाहिए, तो 4th ऑफ क्या होगा? अप्रैल मई जून जुलाई, 4th ऑफ जुलाई तक आपका 90 दिनों का टाइम लिमिट है। समझ लीजिए सर मैंने क्लियर किया 10th ऑफ जुलाई को, मैंने एक्चुअली क्लियर किया, मैंने 4-5 दिन का डिले कर दिया। सुन लीजिए मेरा बात, आप जब क्लियर करोगे तो आप वेयर हाउसिंग से क्लियर करोगे तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, उसको बोलते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। आपको एक बात ध्यान रखना है, जब आप एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तो सर आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। समझ लीजिए $10,000 का गुड आपने क्लियर किया, $10,000 पे आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। कौन सा दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा? सर डी फॉर, अब समझ लीजिए एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के दिन रेट ऑफ ड्यूटी था 20% और सर रेट ऑफ एक्सचेंज था 80 रुपीज। आपको हमेशा याद रखना है डी फॉर ड्यूटी, डी फॉर डेफर्ड, डेफर्ड 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 15 बी बोलता है, सेक्शन नंबर 15 2B इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो सेक्शन नंबर 15 है जो रेट ऑफ ड्यूटी बताता है वो बोलता है, अगर आप लोगों को याद है तो सर रेट ऑफ ड्यूटी हमेशा किस दिन का लगेगा? रेट ऑफ ड्यूटी हमेशा लगता है, देख लीजिए, रेट ऑफ ड्यूटी हमेशा लगता है एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का और रेट ऑफ एक्सचेंज इनटू बॉन्ड का लगता है। ठीक है सर, ये पॉइंट तो क्लियर है। अब सुनिए, अब मेरे को एक बात बताइए, इधर रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा 20%, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लगेगा? अर्लियर, अर्लियर मतलब 70 रुपीज, 70 रुपीज लगेगा। कितना रुपया आया? सर 1.4 लाख का ड्यूटी तो आपको देना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा सर कितने दिनों का? 10th ऑफ जुलाई से 4 जुलाई, 6 दिन का देना पड़ेगा। 1.4 लाख इंटू सर इंटरेस्ट 15% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 365, इतना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अब सुनिए मेरा एक बात, सर मैंने अगर क्लियर नहीं किया टाइम पे, मैंने अगर समझ लीजिए मैं जब यहां क्लियर करने लगा, ड्यूटी देने लगा, तो ड्यूटी उस दिन 0% था। गवर्नमेंट ने, ऐसा लक अच्छा हुआ मेरा कि सर पहले 15% ड्यूटी था लेकिन बाद में 0% ड्यूटी हो गया, तो सर यहां पे 0% अगर लगाया तो मेरे को ड्यूटी देना पड़ेगा 0, मतलब इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा 0। याद रखिएगा, मैंने यही समझाना था आपको कि सर अगर नो कस्टम ड्यूटी पेएबल एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस, नो इंटरेस्ट इज पेएबल। यस सर, ये पॉइंट समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मैंने गुड्स डिपॉजिट किए, सेम एग्जांपल ऊपर वाला ले रहा हूं, आपने गुड्स डिपॉजिट किए, आपने गुड्स डिपॉजिट किए तो बिल ऑफ एंट्री फाइल किया इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल था 15%, सर रेट ऑफ एक्सचेंज एप्लीकेबल था 70 रुपीज का। ठीक है सर, बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल किया 1st ऑफ जनवरी को, मतलब सर 31 दिसंबर तक मैंने गुड्स रखने थे। सर मतलब कब तक आप गुड्स रख सकते हो वेयर हाउस में? 31 ऑफ दिसंबर तक। आपको याद रखना है एक साल का टाइम लिमिट अलाउड है। एक्सटेंशन ले लिया तो ठीक है, मैंने एक्सटेंशन नहीं लिया, नालायक था, एक्सटेंशन नहीं लिया और मैंने क्या किया, गुड्स क्लियर किए। समझ लीजिए 10 जनवरी को। क्या मैंने गुड्स आफ्टर वेयर हाउसिंग पीरियड क्लियर किया है? वेयर हाउसिंग पीरियड तो यही खत्म हो रहा था। समझ लीजिए जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल किया उसी दिन आपको वेयर हाउसिंग ऑर्डर भी मिल गया। ठीक है, तो आपका वेयर हाउसिंग ऑर्डर से आपने देखा एक साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। ओके, ऊपर देखिए, ठीक है, मैंने आपको हमेशा ये बोला वेयर हाउसिंग ऑर्डर से आपको एक साल देखना है। ठीक है सर, इसमें भी यही कर दीजिए ना। ठीक है, यही कर देता हूं, इधर भी एक काम कर, आपने बिल ऑफ एंट्री 1 जनवरी को फाइल किया, 5th ऑफ जनवरी को आपको वेयर हाउसिंग का ऑर्डर मिला, 5th ऑफ जनवरी को वेयर हाउसिंग का ऑर्डर मिला, तो सर आपको गुड्स कब तक क्लियर कराने हैं? आपको गुड्स क्लियर कराने हैं 4th
4th ऑफ जनवरी, एक साल खत्म हो रहा है, दिस इज योर 1 ईयर का पीरियड। आपने क्या किया, 1 ईयर में क्लियर नहीं कराया, आपने क्या किया, क्लियर कराने के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, समझ लीजिए 20th ऑफ जनवरी को। सर लेट कर दिया आपने, लेट कर दिया। सुनिए, गवर्नमेंट बोलता है जब आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया लेट, मतलब वेयर हाउसिंग पीरियड खत्म होने के बाद, तो इसको हम बोलेंगे, इस जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, इस क्लियरेंस को हम इम्प्रॉपर रिमूवल बोलते हैं, इम्प्रॉपर रिमूवल। और गवर्नमेंट बोलता है अगर कोई इम्प्रॉपर रिमूवल होता है तो आप बिल ऑफ एंट्री, जो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो, आप बोलोगे 10,000 रुपए के गुड्स है, $10,000 के गुड्स है, रेट ऑफ ड्यूटी आप बोल रहे हो 15%। सुन लीजिए, सुन लीजिए, गवर्नमेंट बोलता है सर इस केस में रेट ऑफ ड्यूटी जो लेंगे, वो रेट ऑफ ड्यूटी उस दिन का लेंगे जिस दिन आपका गुड्स क्लियर हो जाना चाहिए था। सर रेट ऑफ ड्यूटी, आज का रेट ऑफ ड्यूटी नहीं लिया जाएगा, रेट ऑफ ड्यूटी उस दिन का लिया जाएगा जिस दिन आपके गुड्स क्लियर हो जाने चाहिए थे। तो सर 4th ऑफ जनवरी को अगर रेट ऑफ ड्यूटी 20% था, समझ लीजिए यहां रेट ऑफ ड्यूटी नील था, फिर भी ये ड्यूटी आपको नहीं मिलेगा, आपको ड्यूटी देना पड़ेगा एज ऑन द डेट, जो लास्ट डे आपको क्लियर कर लेना चाहिए था। मतलब सर 20% का ड्यूटी देना पड़ेगा, प्लस रेट ऑफ एक्सचेंज तो सर अर्लियर वाला डेट ही लगेगा, रेट ऑफ एक्सचेंज 70 लगेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया, 1.4 लाख हो गया। एंड सर इंटरेस्ट उस पे लगेगा क्योंकि 90 दिनों में क्लियर करना था, 90 दिन के बाद से लेके जब आप क्लियर कर रहे हो, जब आप ड्यूटी बेसिकली दे रहे हो, तब तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सुनिए, इफ गुड्स आर नॉट रिमूव विद इन द पीरियड ऑफ टाइम, इट इज डीम्ड एज इम्प्रॉपर रिमूवल, रेट ऑफ ड्यूटी विल बी एज ऑन द डेट ऑफ डीम्ड रिमूवल। डीम्ड रिमूवल मतलब जो लास्ट दिन होता है जब मान लिया जाता है कि आपके गुड्स रिमूव हो गए हैं। वो ऐसा तो नहीं है गोडाउन से बाहर फेंक देंगे, लेकिन वो मान लेते हैं कि गुड्स क्लियर हो गए हैं ऑन द लास्ट डे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 15(1)(b) इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इम्प्रॉपर रिमूवल, मतलब जो रेट ऑफ ड्यूटी बिल ऑफ एंट्री के दिन का नहीं लगेगा, रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा एज ऑन द लास्ट डे जब आपके गुड्स क्लियर हो जाने चाहिए थे। ठीक है सर, मैंने आपको अभी तक क्या क्या बोला, मैंने आपको बोला वेयर हाउसेस 3 टाइप के होते हैं। 57 बोला पब्लिक वेयर हाउस, ठीक है सर। 58 बोला सर प्राइवेट वेयर हाउस, ठीक है सर। उसके बाद 58B बोला स्पेशल वेयर हाउस। स्पेशल वेयर हाउस वो होते हैं, स्पेशल वेयर हाउस क्या होते हैं सर? स्पेशल वेयर हाउस वो होते हैं जिसमें स्पेशल गुड्स स्टोर किए जाते हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह। ठीक है सर। उसके बाद 58A बोला, 58B बोला अगर आपने कोई गलती कर दिया तो आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। बेसिकली अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया, गुड्स का अच्छे से स्टॉक वगैरह नहीं रखा। ठीक है सर। उसके बाद सर अब सुनिए, अब आपके गुड्स अगर एक बार आ गए हैं तो सेक्शन नंबर 46 बोलता है बेटा बिल ऑफ एंट्री फाइल कर, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर। तो ऑफिसर बोलता है आप अगर बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करते हो तो आपको हमेशा, सेक्शन नंबर 59 बोलता है वेयर हाउसिंग का एक बॉन्ड देना पड़ेगा, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्यूटी। ठीक है सर। और एक जनरल बॉन्ड भी अलाउड होता है। यहां तक समझ में आ गया। 57, 58, 59 भी क्लियर हो गया है। उसके बाद आता है 60 कि सर अब ऑफिसर आपको एक क्लियरेंस ऑर्डर दे देगा, ऑटोमेटिक क्लियरेंस ऑर्डर भी दिया जाता है। 60 में क्लियरेंस ऑर्डर मिला, आपने गुड्स डाल दिए वेयर हाउस में। अब सुनिए, एक बार गुड्स वेयर हाउस में डाल दिए तो 61 बताता है, 60 हो गया इधर, 61 बताता है वेयर हाउसिंग का पीरियड। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वेयर हाउसिंग का पीरियड होता है ईएसटीपीज वगैरह की केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई पीरियड नहीं है, जब तक क्लियर करना चाहते हो तब तक रख सकते हो। लेकिन सर एनी अदर केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि आप गुड्स को रख सकते हो 1 साल के लिए। सर 1 साल के बाद और एक्सटेंशन ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने एक्सटेंशन नहीं लिया तो सर उसके बाद अगर आपने क्लियर किया 1 साल के बाद तो उसको इम्प्रॉपर रिमूवल बोलते हैं और लास्ट डे पे उसको क्लियर्ड मान लिया जाता है। ठीक है सर। सर 90 दिनों के लिए गुड्स को विदाउट इंटरेस्ट रख सकते हो, लेकिन 90 दिनों के बाद जो भी ड्यूटी बाद में दे रहे हो उस पर आपको इंटरेस्ट जब दोगे बाद में, 90 डेज के बाद जब भी बाद में दोगे तब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद सर सेक्शन नंबर 61 मैंने आपको करा दिया। सेक्शन नंबर 62 आया है नहीं, ओमिटेड है। 63 भी ओमिटेड है, डिलीटेड है। तो मैंने आपको 57 पढ़ाया पब्लिक वेयर हाउस, 58 प्राइवेट वेयर हाउस, 58A स्पेशल वेयर हाउस, 58B कॉन्ट्रावेंशन पे वेयर हाउसिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। 59 मैंने आपको पढ़ाया वेयर हाउसिंग बॉन्ड। 60 मैंने आपको पढ़ाया सर क्लियरेंस ऑर्डर। 61 मैंने आपको पढ़ाया वेयर हाउसिंग पीरियड। 62, 63 ओमिटेड है। 64 जस्ट आपको पावर देता है, किसको? ओनर को एक राइट देता है, हक देता है
64 की ओनर्स राइट टू डील विद द वेयर हाउस गुड्स, कि सर आपके जो गुड्स वेयर हाउस में स्टोर्ड है, सर क्या मैं उन्हें देख सकता हूं, निहार सकता हूं? बाबा जो करना है कर। गवर्नमेंट बोल रहा है देख ये 4 चीजें कर सकता है। इंस्पेक्ट द गुड्स विच आर देयर इन द वेयर हाउस, डील विद देयर कंटेनर, जो कंटेनर्स वगैरह हैं, समझ लीजिए कंटेनर्स कहीं से खुले हुए हैं तो कंटेनर टूट फूट गए हैं तो आप डील कर सकते हो। कंटेनर को समझ लीजिए अच्छे से खुला हुआ है, कंटेनर खुला हुआ है तो चूहे वगैरह जा सकते हैं, तो आप कंटेनर को रिपेयर करा के पैक करा दो ताकि जो गुड्स है वो लॉस नहीं हो, डेटोरेट नहीं हो, डैमेज नहीं हो। सॉर्ट द गुड्स, सर ये जो गंदे क्वालिटी के गुड्स है इनको साइड कर देता हूं, अच्छे क्वालिटी के गुड्स साइड कर देता हूं, क्योंकि गंदे के साथ अच्छा भी गंदा हो जाएगा। ठीक है, सो द गुड्स फॉर सेल टू द कस्टमर, ये 4 चीजें किए जा सकते हैं। एग्जाम में अगर पूछा ओनर का राइट क्या क्या होता है तो याद रखिएगा ओनर ऑफ द गुड्स हैज द राइट टू डील विद द गुड्स विच आर स्टोर्ड इन द वेयर हाउस। ठीक है सर, क्या क्या राइट है सर? इंस्पेक्ट कर सकता है गुड्स को, गुड्स के साथ जो कंटेनर है उनके साथ डील कर सकता है, बेसिकली कंटेनर को ऐसे मतलब अच्छे से रख सकता है ताकि वो लॉस वगैरह नहीं हो, सॉर्ट कर सकता है गुड्स को और शो कर सकता है फॉर सेल। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सुनिए सेक्शन नंबर 64 मैंने आपको बता दिया। अब सेक्शन नंबर 65 बोलता है अगर आपके गुड्स वेयरहाउस में स्टोर्ड हैं तो सर वेयरहाउस में अगर आप स्टोर कर रहे हो, सुनिए आपके गुड्स जब इंडिया में आते हैं, अगर आप उन गुड्स को घर पे क्लियर करा लेते हो, ड्यूटी देके क्लियर करा लेते हो, यहां अगर मैन्युफैक्चरिंग करके फिर इनको एक्सपोर्ट करते हो तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है ऑल इंडस्ट्री रेट, स्पेशल ब्रांड रेट या ब्रांड रेट के हिसाब से। लेकिन सर गवर्नमेंट ने बोला है तू एक काम करना, तू इसको कस्टम के वेयरहाउस, एक्चुअली जो तेरा वेयरहाउस है ना इसी को गवर्नमेंट क्या बोलता है, मैं लाइसेंस दे दूंगा। तो तूने क्या किया, आपके जो गुड्स आए, सुनिए आपके जो गुड्स आए इंडिया में, आपने गुड्स को क्लियर नहीं कराया, आपने गुड्स को क्लियर कराया वेयरहाउस में, और ये वेयरहाउस जो था ये आप ही का गोडाउन था जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो। आपने बोला मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इसको इंडिया के बाहर ही भेज देंगे गुड्स को, तो गवर्नमेंट ने बोला है सुन ले, या तो तू गुड्स को क्लियर मत करा, तू एक काम कर, यहां से एक बिल ऑफ एंट्री फाइल कर और बिल ऑफ एंट्री के साथ एक बॉन्ड लगा और उसको वेयरहाउस करा दे। वेयरहाउस अगर हो रहा है, यहां अगर गुड्स आ गए हैं, समझ लीजिए कपड़ा आया है, क्लोथ से तू एक काम कर, शर्ट बना दे और शर्ट को एक्सपोर्ट कर दे, तो कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला क्योंकि इंडिया में क्लियर ही नहीं हुआ, तो अगर सेक्शन नंबर 65 बोलता है मैन्युफैक्चरिंग कर ले, मैंने कपड़ा लाया सर, मैंने क्लोथ लाया, सुन लीजिए इस बात को अच्छे से समझिएगा, मैंने क्या किया, एंड प्रोडक्ट छोड़, मैंने क्लोथ लेके आया, क्लोथ पे रेट ऑफ ड्यूटी 20% था, मैंने ड्यूटी नहीं दिया, उस गुड्स को वेयरहाउस में डाला, या तो पब्लिक वेयरहाउस, प्राइवेट वेयरहाउस सिर्फ गोल्ड वगैरह के लिए अलाउड है। ठीक है, मैंने अपने प्राइवेट वेयरहाउस में डाला, मैंने अपने वेयरहाउस में डाल के क्लोथ से बना दिया शर्ट पे रेट ऑफ ड्यूटी है 30% का। याद रखिएगा इंपोर्ट करने पे रेट ऑफ ड्यूटी 30% है, एक्सपोर्ट करने पे तो मोस्ट ऑफ द गुड्स पे कोई ड्यूटी है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इंडिया के बाहर से गुड्स मंगाए। ठीक है सर, आपने क्या किया, मैंने इंडिया के बाहर से क्लोथ मंगाया। ठीक है, क्लोथ मंगाया, क्लोथ को ट्रांसफर किया एक वेयरहाउस में, ये जो कपड़ा था ये कपड़ा से मैन्युफैक्चरिंग करके शर्ट बनवा लिया। अब गवर्नमेंट बोलता है जो आपने शर्ट या टी शर्ट बनाया है उसको अगर आप एक्सपोर्ट कर देते हो, सर मैंने अगर उसको एक्सपोर्ट कर दिया, एंड प्रोडक्ट जो था उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो नो ड्यूटी पेएबल ऑन इंपोर्टेड मटेरियल। जो ये क्लोथ मैंने यहां ट्रांसफर किया था, जिस क्लोथ से मैंने शर्ट बनाया, क्योंकि शर्ट इंडिया के बाहर चला गया, सर ये जो मटेरियल था इस पे नो ड्यूटी पेएबल। लेकिन सर समझ लीजिए क्लोथ बनाने के प्रोसेस में कोई स्क्रैप जनरेट हुआ, वेस्ट जनरेट हुआ, रिफ्यूजल जनरेट हुआ, तो सर उसका क्या करना है, गवर्नमेंट ने बोला आग लगा दे आग, क्योंकि आपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया है। वेस्ट और रिफ्यूजल को एक काम करो, आग लगा दो, वेस्ट और स्क्रैप या रिफ्यूजल। देखिए यहां पे है सेक्शन नंबर 65 जो बोलता है जो वेस्ट या रिफ्यूज होता है, रिफ्यूज जो वेस्ट या रिफ्यूज होता है, रिफ्यूज मतलब जो वेस्ट होता है उसको आप एक काम करो, वेस्ट स्क्रैप रिफ्यूज जो भी बोलो, वेस्ट को आग लगा दो, डिस्ट्रॉय कर दो, ऑफिसर के सामने डिस्ट्रॉय कर दोगे तो नो ड्यूटी। सर समझ लीजिए मैंने वेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बेटा वेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो क्या किया वेस्ट के साथ, सर वेस्ट को मैंने इंडिया में क्लियर कर दिया। देखिए वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो कोई ड्यूटी नहीं लगेगा। सुनिए मैंने कपड़ा मंगवाया,
कपड़े से एंड प्रोडक्ट बनाया, एंड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया शर्ट को, तो कोई ड्यूटी नहीं लगेगा ऑन द इंपोर्टेड मटेरियल विच वाज यूज। कपड़े पे कोई ड्यूटी नहीं देना है। सर जो वेस्ट स्क्रैप या रिफ्यूज था, जो वेस्ट हो गया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, कोई ड्यूटी नहीं लगेगा। सर मेन कपड़े पे भी नहीं लगा, स्क्रैप को तो डिस्ट्रॉय कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला सर समझ लीजिए, आपने जो क्लॉथ मंगाया उसके बाद जो वेस्ट एंड रिफ्यूज है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्यों कोई ड्यूटी नहीं लगा। अगर आपने वेस्ट को इंडिया में क्लियर कर लिया, इंडिया में क्लियर कर लिया, तो गवर्नमेंट बोलता है हम समझेंगे कि आपने वेस्ट इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया है। क्लॉथ पे रेट ऑफ ड्यूटी 10% है, वेस्ट पे रेट ऑफ ड्यूटी समझ लीजिए 2%, 5% जो भी है। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर क्लॉथ पे 10% है, आपको 10% देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वेस्ट और स्क्रैप को अगर इंडिया में क्लियर किया तो 5% ड्यूटी देना पड़ेगा। देखिए यहां पे क्लियर्ड इन इंडिया, पे ड्यूटी ऑन वेस्ट एंड स्क्रैप एज इफ वेस्ट और स्क्रैप या रिफ्यूज वाज इंपोर्टेड विद इन इंडिया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। यस सर, पॉइंट क्लियर है। सर ये जो एंड प्रोडक्ट था उसको मैंने बना के इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया, इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया। समझ लीजिए इंडिया में क्लियर कर दिया, मैंने इंडिया के बाहर से कपड़ा मंगाया, क्लोथ को ट्रांसफर किया वेयर हाउस में। सर क्लोथ से मैं क्या करूंगा, बनाऊंगा शर्ट। अब सर शर्ट को अगर इंडिया के बाहर भेज दिया तो कोई ड्यूटी नहीं लगा, लेकिन मैंने क्या किया, शर्ट को इंडिया में ही क्लियर कर दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला यहां पे क्योंकि आपने क्लोथ को वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दिया था, शर्ट बनाया, शर्ट को इंडिया में ही क्लियर किया है, तो क्लियर्ड विद इन इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मटेरियल विच वाज यूज्ड इन द फिनिश गुड। जो आपने कपड़ा मंगाया उस पे 10% ड्यूटी था, आपको 10% ड्यूटी जो कपड़ा पे लगता है वो देना पड़ेगा। ठीक है सर। सर इंडिया में इसको गुड्स क्लियर किया, उस पर ड्यूटी नहीं बाबा, जो कपड़ा है, कपड़ा जो जितना यूज हुआ है, जितने शर्ट में यूज हुआ है, समझ लीजिए आपने आधा एक्सपोर्ट कर दिया तो आधे पे एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा, आधा इंडिया में क्लियर कर दिया तो आधा जो इंडिया में क्लियर किया उन पे जो ड्यूटी दिया हुआ था, जो ड्यूटी देना था उन कपड़ों पे, शर्ट पे नहीं, जो कपड़ा जिससे शर्ट बनाया वो कपड़े का आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। ठीक है सर। सर इंडिया में जो क्लियर किया उसका रिलेटेड जो भी वेस्ट और स्क्रैप या रिफ्यूज जनरेट होता है, याद रखना उसको कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड मटेरियल यूज्ड इन द वेस्ट, स्क्रैप और रिफ्यूज। समझ लीजिए आपने जो शर्ट इंडिया में क्लियर किया उसका जितना वेस्ट जनरेट हुआ, उस वेस्ट का कितना कपड़ा उस वेस्ट में था, उस कपड़े का ड्यूटी लगेगा। ओ नो सर, मतलब वेस्ट जो था उसमें कितना कपड़ा इन्वॉल्व था, समझ लीजिए 10 मीटर कपड़ा इन्वॉल्व था, 10 मीटर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ड्यूटी आपको देना पड़ेगा। वेस्ट और स्क्रैप नहीं माना जाएगा, उसको ऐसा माना जाएगा कि कपड़ा आपने इंडिया में क्लियर कर लिया इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट एंड स्क्रैप। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको 57 पढ़ाया पब्लिक वेयर हाउस, 58 प्राइवेट वेयर हाउस, 59 ठीक है मैं ऐसे लिखता हूं, मैंने लिखा 57 पब्लिक वेयर हाउस, 58 प्राइवेट वेयर हाउस, 58A सर स्पेशल वेयर हाउस, 58B सर स्पेशल वेयर हाउस का लाइसेंस। बेसिकली गवर्नमेंट के पास नॉट स्पेशल वेयर हाउस, गवर्नमेंट के पावर है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। 59 आया कि सर आपने जब गुड्स के लिए एक यहां पे क्या फाइल किया, बिल ऑफ एंट्री फाइल किया फॉर ट्रांसफरिंग इट टू द वेयर हाउस, तो सर आपने क्या किया 59 में एक बॉन्ड दे दिया, उसके बाद सर 60 में इसने क्लियरेंस ऑर्डर दे दिया और गुड्स ट्रांसफर हो गए। 61 ने बोला कि सर कितने दिनों के लिए गुड्स को वेयर हाउस में रख सकते हो। 62 आया, 62 एंड 63 एप्लीकेबल ही नहीं है सर, ओमिटेड है। 64 बोला कि आप अपने गुड्स के साथ क्या क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, शो कर सकते हो वगैरह। सर 65 आया कि आपके गुड्स जो वेयर हाउस में पड़े हुए हैं उनका आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। ठीक है सर, मैन्युफैक्चरिंग अलाउड है। याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग करके जो एंड प्रोडक्ट है अगर उसको एक्सपोर्ट कर दिया तो यहां यही बोला है कि एंड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया तो नो ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड मटेरियल विच वाज यूज, जो मटेरियल यूज किया है कपड़े पे कोई ड्यूटी नहीं देना है। वेस्ट और स्क्रैप को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया तो ड्यूटी नहीं देना है। वेस्ट और स्क्रैप को अगर इंडिया में क्लियर किया तो जो रेट ऑफ ड्यूटी कपड़े पे एप्लीकेबल था वो नहीं, ऐसा माना जाएगा इंडिया में वेस्ट और स्क्रैप लाया आपने और वेस्ट और स्क्रैप पे जो ड्यूटी लगता है वो देना पड़ेगा। सर अगर जो एंड प्रोडक्ट शर्ट मैंने बनाया, शर्ट को अगर मैंने इंडिया में क्लियर कर दिया तो सर माना जाएगा इंडिया में आपने क्लियर किया है तो जो कपड़ा यूज हुआ है ऑन द मटेरियल विच इज क्लियर्ड इन इंडिया, जो कपड़ा यूज हुआ है वो कपड़े पे जो ड्यूटी एप्लीकेबल था इंपोर्ट करने के समय वो देना पड़ेगा। सर जो मैंने गुड्स इंडिया में क्लियर किए हैं उस रिलेटेड जो भी स्क्रैप है उसका क्या करूं, जो मैंने इंडिया में क्लियर किया है, सो सर उसके लिए
जो भी क्लोथ, जितना क्लोथ लगा है, जितने क्लोथ पे जो ड्यूटी एप्लीकेबल है वो ड्यूटी आपको देना पड़ेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया। सुनिए मैंने क्या किया, 65 समझ में आ गया सर। उसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर 67 में, सेक्शन नंबर 67 में आ जाइए सर। सेक्शन नंबर 66 क्या है, टोटल बकवास। सेक्शन नंबर 66 होमवर्क घर में पढ़िएगा। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 67 में। सेक्शन नंबर 67 क्या बोलता है, सर आपने गुड्स मंगाए, मैंने गुड्स इंडिया के बाहर से मंगाए, मैंने उनको एक पब्लिक वेयरहाउस में डाला दिया। अब सेक्शन नंबर 67 बोलता है, समझ लीजिए आपने एक वेयरहाउस में डलाया, फिर आपको वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में ट्रांसफर करना है, तो सेक्शन नंबर 67 बोलता है कि सर आप उसको दूसरे वेयरहाउस में भी ट्रांसफर कर सकते हो। उसके लिए रिमूवल फ्रॉम वन वेयरहाउस टू अनदर, मैंने पब्लिक वेयरहाउस से दूसरे पब्लिक वेयरहाउस में डाल दिया, तो सर गवर्नमेंट बोलता है पब्लिक वेयरहाउस से दूसरे पब्लिक वेयरहाउस में डाल दिया, प्राइवेट से पब्लिक में डाल दिया, जो भी गवर्नमेंट बोलता है आप अगर ट्रांसफर कर रहे हो, वैसा होता नहीं है लेकिन पब्लिक टू अनदर पब्लिक होता है जनरली। तो सर आपको गवर्नमेंट बोल रहा है 67 में कि सर कोई एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, कोई इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री वगैरह देने की जरूरत नहीं है, कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, जो बॉन्ड दिया था वही कंटिन्यू करेगा, बस यहां से गुड्स यहां ले जाना, ध्यान रखना रास्ते में कोई चोरी ना करे, यहां से गुड्स यहां ले जाना बस। कोई एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, कोई ड्यूटी, कोई कुछ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, 67 समझ में आ गया। अब सुनिए 68 क्या बोलता है, 68 बोलता है नालायक, तेरे गुड्स अगर तूने वेयरहाउस में डाले हैं और तेरे को अगर क्लियर कराना है तो एक बिल ऑफ एंट्री फाइल कर। बिल ऑफ एंट्री पहले तो वेयरहाउसिंग के लिए फाइल किया था, अब फिर से एक बिल ऑफ एंट्री फाइल कर। 68 बोलता है वेयरहाउसिंग, अगर आपको वेयरहाउसिंग से गुड्स क्लियर कराने हैं घर के लिए तो सर फाइल एंड एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, असेसमेंट कीजिए। तो सर सुनिए, मेरे गुड्स अगर गुड्स आए हैं इधर और मैंने क्या किया, एक बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल करके गुड्स को वेयरहाउस में ट्रांसफर करा दिया। अब सेक्शन नंबर 68 बोलता है रमेश तू एक बिल ऑफ एंट्री फाइल कर, बिल ऑफ एंट्री अंडर फॉर होम कंजम्पशन, और उसके साथ जो भी ड्यूटी है वो पे कर दे और गुड्स क्लियर हो जाएंगे। ये बोला गया है सेक्शन नंबर 68 में। सेक्शन नंबर 68 बोलता है एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर, ड्यूटी असेस कर, क्लियरेंस ऑर्डर मिलेगा, बॉन्ड कैंसिल होगा और घर आ जाएगा सामान अपना, मतलब जो सामान है वो भी घर आ जाएगा प्लस बॉन्ड भी आपको वापस कर दिया जाएगा। सर एक प्रोवाइजो है, मैं अगर अपने गुड्स पे जो ओनरशिप है वो छोड़ना चाहूं, अरे छोड़ दे ओनरशिप, डिपार्टमेंट छोड़ देगा ड्यूटी, लेकिन अगर गन मंगवा लिए गवर्नमेंट बोलेगा रेलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल इज नॉट अलाउड। ठीक है सर, 68 हो गया। अब सेक्शन नंबर 69 आता है कि सर आपके जो गुड्स वेयरहाउस में पड़े हुए हैं घर मत लेके जाओ, एक काम करो डायरेक्ट क्लियर करा दो, यहां से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दो। सेक्शन नंबर 69 बोलता है क्लियरेंस ऑफ वेयरहाउस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, डायरेक्ट अगर एक्सपोर्ट कर दिया, देखिए सेक्शन नंबर 69 बोलता है कि सर एनी वेयरहाउस गुड्स में बी एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, मतलब कोई ड्यूटी नहीं, क्लियर कराओगे फिर एक्सपोर्ट करोगे 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है एज सच एक्सपोर्ट करने पे, लेकिन सर वेयरहाउस से डायरेक्ट कर दोगे ड्यूटी लगा ही नहीं। अगर आपके गुड्स वेयरहाउस में पड़े हुए हैं आप उनको डायरेक्ट क्लियर कर दीजिए इंडिया के बाहर। गवर्नमेंट बोलता है डायरेक्ट एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, जो बॉन्ड है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और रिटर्न कर दिया जाएगा। बट शर्त यह है आपको अपना शिपिंग बिल फाइल करना है, कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर देना है इफ एनी, कोई भी अगर पेमेंट वगैरह करना है पे कर दो। ई क्लियरेंस ऑर्डर भी आजकल दिया जाता है बेस्ड ऑन योर रिस्क असेसमेंट कि आप कितने रिस्की कस्टमर हो, और कोई एक्स बॉन्ड बिल, नो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री टू बी फाइल्ड, डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दीजिए, शिपिंग बिल फाइल कीजिए, सामान उठाइए गोडाउन से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर दीजिए, हो गया काम खत्म। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, सुन लीजिए बाबा सुन लीजिए, मैंने आपको पढ़ाया है पब्लिक वेयरहाउस सेक्शन नंबर 57, 58 प्राइवेट वेयरहाउस। सर 58A ऐसा पढ़ना एग्जाम में सारा याद रहना चाहिए सर। उसके बाद 58B कमिश्नर चाहे तो आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर सकता है। उसके बाद जब आपके गुड्स आ चुके हैं सर, आपके गुड्स अगर पोर्ट आ गए हैं तो क्लियर करा ले 30 दिनों में, नहीं तो सेल कर देगा कस्टोडियन। तो एक बिल ऑफ एंट्री फाइल कर फॉर वेयरहाउसिंग, वेयरहाउसिंग के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, ऑफिसर बोलेगा बेटा बॉन्ड दे, बॉन्ड दिया जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 59, और सर ऑफिसर 60 में एक वेयरहाउसिंग ऑर्डर दे देगा, गुड्स क्लियर हो जाएगा और वेयरहाउस में चला जाएगा। ये दोनों रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल के अंडर होते हैं, ये फिजिकल कंट्रोल होता है डिपार्टमेंट का। ठीक है सर, 61 बोला वेयरहाउसिंग पीरियड,
ईओयू, ईएसटीपी या जो यूनिट बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। अदर्स के लिए 1 साल का टाइम लिमिट है, फर्दर एक्सटेंडेबल बाय 1 ईयर। और सर 90 डेज तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद 15% का इंटरेस्ट लगता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। एक बात यहां पे लिख के रख लेना कि सर बिल रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा, रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा हमेशा एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के दिन का, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री जब फाइल करोगे। लेकिन सर अगर इम्प्रॉपर क्लियरेंस है, इम्प्रॉपर क्लियरेंस मतलब जिस दिन आपको क्लियर करना था उस दिन आपने क्लियर नहीं किया, लेट क्लियर कर रहे हो वेयर हाउसिंग पीरियड खत्म होने के बाद, तो इम्प्रॉपर क्लियरेंस के दिन में लास्ट डेट जब आपके गुड्स वेयर हाउस में रहने थे वो लास्ट दिन जो डेट ऑफ ड्यूटी था वो लग जाएगा। सर रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का लगेगा? रेट ऑफ एक्सचेंज हमेशा याद रखिएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज आपको लगाना है अर्ली, ई फॉर अर्ली, अर्ली मतलब इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के दिन का आपको रेट ऑफ एक्सचेंज लगाना है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया। सुनिए, मैंने आपको 61 पढ़ा दिया, 62 है नहीं, 63 है नहीं, 64 बोला आप अगर चाहो ओनर्स राइट कि सर क्या क्या कर सकता है गुड्स के साथ, इंस्पेक्ट कर सकता है, सोर्ट कर सकता है, दिखा सकता है लोगों को। 65 बोला आप इन दोनों गोडाउन्स में अलाउड है कि आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो, अपना गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर दो या डोमेस्टिकली उसको क्लियर करा दो। ठीक है सर, उसके बाद 65 आ गया ये। 66 बोला, सेक्शन नंबर 66 टोटल बकवास है, घर में पढ़ लीजिएगा, कोई रेलेवेंस है ही नहीं। 67 क्या बोलता है? 67 बोलता है यार सर क्या बोल रहा था? 67 बोल रहा था एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में ट्रांसफर कर सकते हो, कोई बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का जरूरत नहीं है सर, कोई एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, कोई इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री वगैरह की जरूरत नहीं है, जो बॉन्ड था वही कंटिन्यू होगा, बस यहां से यहां गुड्स ले जाओगे। ठीक है सर, उसके बाद क्या बोला? 67 ये हो गया। 68 क्या बोला? आपको अगर गुड्स क्लियर कराने हैं और एक बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करना पड़ेगा, प्लस जो ड्यूटी है देना पड़ेगा, बॉन्ड कैंसिल किया जाएगा और रिटर्न कर दिया जाएगा। ये 68 ने बोला। 69 बोला अगर आप चाहो तो डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट करोगे, बस शिपिंग बिल फाइल करना, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी है तो दे देना, कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह इंपोर्टेड मटेरियल पे देने की जरूरत नहीं है, और आपका जो बॉन्ड था कैंसिल करके रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 70। देखिए बाबा सेक्शन नंबर 70 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 70 बोलता है आपने मंगाया पेट्रोल, आपने मंगाई अल्कोहल, और समझ लीजिए उड़ गया पेट्रोल थोड़ा बहुत, तो गवर्नमेंट ने बोला अलाउंस इन केस ऑफ वॉलेटाइल गुड्स। मैंने 1000 लीटर पेट्रोल मंगाए, 900 लीटर बचा, जब क्लियर कराया तो गवर्नमेंट ने बोला ड्यूटी देना पड़ेगा सिर्फ 900 लीटर पे। मैंने समझ लीजिए अल्कोहल, शराब मंगा ली, वाइन मंगा ली, 1000 लीटर मंगा ली, बचा 990 लीटर, तो ड्यूटी देना पड़ेगा 990 लीटर पे। वेयर हाउस गुड जो आपने गोडाउन में डाल दिए थे, कस्टम के गोडाउन में डाल दिए थे, एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी फाउंड डेफिशिएंट इन क्वांटिटी ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लॉस। ये सब नेचुरल लॉस है बाबा। अल्कोहल है तो उड़ेगा, पेट्रोल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है तो उड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला द असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर में रेमिट द ड्यूटी गुड्स आर नोटिफाइड अंडर दिस सेक्शन हैविंग रिगार्ड्स टू वोलेटिलिटी। मतलब जो नोटिफाइड गुड्स होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं लेगा, रेमिट कर देगा जिन गुड्स जो गुड्स नेचुरली उड़ गए हैं। आपने वाइन मंगाया, वाइन जितना मंगाया इवापोरेट हो गया थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत जो इवापोरेट हो गया उसका ड्यूटी रेमिट कर दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 70 खत्म हुआ। उसके बाद सेक्शन नंबर 71 आता है। सेक्शन नंबर 71 क्या बोलता है सर? 71 यही बोलता है कि गुड्स नॉट टू बी टेकन आउट ऑफ द वेयरहाउस एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 67 मतलब एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में ट्रांसफर कर दिया। 68 सर आपने 68 क्या बोलता है सर? क्लियर करा लिए होम कंजम्पशन के लिए। 69 आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। इन चीजों को छोड़ के या तो एक्सपोर्ट कर दे या होम कंजम्पशन कर ले। होम कंजम्पशन अगर घर के लिए क्लियर कराएगा तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। और सेक्शन नंबर 67 दूसरे वेयरहाउस में ट्रांसफर कर दे। ऑफिसर ने बोला है और एक पॉइंट लिख लो यहां पे 60 देखिए गुड्स को आपको वेयरहाउस से निकालने नहीं है एक्सेप्ट मतलब इन सिनेरियोज में अलाउड है। नंबर वन वेयरहाउस टू अनदर वेयरहाउस। 68 बोला क्या? क्लियर करा ले होम कंजम्पशन के लिए। वेयरहाउस टू अनदर वेयरहाउस पहला, सेकंड होम कंजम्पशन। 69 बोला एक्सपोर्ट कर दे और अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, और
अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। उनको छोड़ के अगर तूने कुछ भी किया तो बेटा तेरा जो रिमूवल है वो इम्प्रॉपर रिमूवल होगा। पहला बात, एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में भेजा कोई बात नहीं, तूने गुड्स का बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर लिया, ड्यूटी पे कर दिया, कोई बात नहीं, वेरी गुड। 69 बोलता है कि सर तूने एक्सपोर्ट कर दिया, अलाउड था, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद उसके अलावा अगर एक्ट में कुछ बोला है वो किया तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज सेक्शन नंबर 71 आपको प्रोहिबिट करता है फ्रॉम टेकिंग द गुड्स आउट फ्रॉम वेयरहाउस। आपके गुड्स यहां पड़े हुए हैं वेयरहाउस में, बोला सर ले जाता हूं घर, याद रखिएगा दूसरे वेयरहाउस में ट्रांसफर कर दो, एक्सपोर्ट कर दो, या सर बिल ऑफ एंट्री फाइल करके क्लियर करो। उसके अलावा अगर कुछ किया तो उसको इम्प्रॉपर रिमूवल बोला जाएगा, कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टी के लिए लायबल हो जाओगे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए सेक्शन नंबर 72 बोलता है जैसे 71 में बोला है वैसा कारनामा अगर नहीं किया, मतलब आपने अगर कुछ गलत किया, सर गुड्स अगर इम्प्रॉपरली रिमूव किए, तो सेक्शन नंबर 72 पिक्चर में आता है, वो बोलता है सर अगर आपने गुड्स रिमूव किए इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 71 when they are removed after the expiry of warehousing period। 71 क्या बोला आपको, 71 बोला एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में, 67 जैसे बोलता है ट्रांसफर कर दे, 68 जैसे बोलता है होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा ले, 69 क्या बोलता है, 69 बोलता है सर आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। अगर ये सब किया तो चलता है, या फिर आपने सर इनका कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया। 72 क्या बोलता है, गुड्स इम्प्रॉपरली रिमूव कब माने जाएंगे, गुड्स इम्प्रॉपरली रिमूव तब माने जाएंगे आपने जो 71 में बोला है उसके अलावा। समझ लीजिए आप गए रात को चुपचाप गुड्स क्लियर कर लिए वेयरहाउस से, बाबा नालायक बन जाओगे आप, बिना बिल ऑफ एंट्री फाइल किए वेयरहाउस से गुड्स क्लियर किए, नालायक बन जाओगे। 72 बोलता है उसको आप इम्प्रॉपर रिमूवल बोलेंगे। सेकेंडली वेयर हाउसिंग जो पीरियड था 1 साल का था, 1 साल में आपने क्लियर नहीं किया तो सर व्हेन दे आर रिमूव्ड आफ्टर द पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग तो भी उसको इम्प्रॉपर रिमूवल बोला जाएगा। ठीक है सर, वेयर गुड्स इम्प्रॉपरली रिमूव फ्रॉम वेयर हाउस। 72 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 72 बोलता है कब कब बोला जाएगा कि गुड्स इम्प्रॉपरली रिमूव्ड है फ्रॉम द वेयर हाउस। नंबर वन मैंने आपको 3 सिनारियो बताए, व्हेन दे आर रिमूव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 71, नंबर 71, Number 2, when they are removed after the warehousing period. Number 3, when goods with respect to which a bond is executed and which have not been cleared for home consumption or export are not accounted for to the satisfaction of proper officer। आपको बोला था ना सर, आपको बोला था ना रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल रखिएगा। आपने रिकॉर्ड अगर मेंटेन नहीं किया, अगर कोई गुड्स का रिकॉर्ड आपने मेंटेन नहीं किया है तो हम मानेंगे वो इम्प्रॉपरली रिमूव्ड है। देखिए क्या बोला है सर, when goods which a bond is executed which have not been cleared for home consumption or export are not accounted for to the satisfaction of proper officer। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया, देखिए क्या बोला इधर सर, in any of the following cases, that is to say when goods are not cleared as per section number 71, मतलब in contravention, या आपने warehousing period खत्म हो गया और क्लियर नहीं किया, या फिर सर आपने उसका अकाउंटिंग नहीं किया है, तो क्या बोल रहा है देखिए, the proper officer will give a demand order and the owner of the goods shall forthwith immediately पे करेगा ड्यूटी। देखिए the proper officer shall pay may demand the full amount immediately along with tax, interest and पेनल्टी। गए बेटा गए, आपसे इमीडिएटली डिमांड ऑर्डर दिया जाएगा आपको। तो सर कब कब डिमांड ऑर्डर दे दिया जाएगा, अगर आपने 71 में जैसे बोला है वैसे रिमूव नहीं किया, अगर आपने सर वेयर हाउसिंग पीरियड खत्म हो गया फिर भी रिमूव नहीं किया, अगर आपने सर गुड्स का रिकॉर्ड नहीं रखा, तो सर जिस गुड्स का रिकॉर्ड नहीं कर रखा है वो ऑफिसर बोलेगा बेटा गए, आपको तो लीजिए डिमांड ऑर्डर में दे रहा हूं, डिमांड ऑर्डर विथ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पे कर देना। सर अगर नहीं किया तो जो गुड्स गोडाउन में बचे हुए पड़े हुए हैं ना उनको साइड कर लेगा और बोलेगा इतने गुड्स तो मैं बेच के अपना पैसा रिकवर करूंगा, टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। डन सर, टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का आपको डिमांड ऑर्डर थमा दिया जाएगा। 72। अब सुनिए बेटा, हो गया चैप्टर खत्म खत्म खत्म। मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया 57 पब्लिक वेयरहाउस, 58 प्राइवेट वेयरहाउस, 58A स्पेशल वेयरहाउस, 58B कॉन्ट्रावेंशन के टाइम पे सर कैंसिल कर दिया जाएगा लाइसेंस। उसके बाद क्या पढ़ाया, 59 पढ़ाया सर की बॉन्ड देना पड़ेगा, ऑफिसर 60 में क्लियरेंस ऑर्डर देगा, 61 वेयरहाउसिंग पीरियड, 62 एंड 63 एप्लीकेबल नहीं है, 64 आपके राइट्स होते हैं, ओनर्स राइट, 65
ओनर्स राइट, 65 मैन्युफैक्चरिंग, 66 क्या बोला, 66 टोटल बकवास है, 67 बोला कि एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में आप ट्रांसफर कर सकते हो, कोई बिल ऑफ एंट्री, कोई बॉन्ड वगैरह देने की अलग से जरूरत नहीं है सर। उसके बाद 67 हो गया, 68 बोला अगर आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे फॉर होम कंजम्पशन, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करके गुड्स क्लियर कर सकते हो। 69 क्या बोला, डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। 70 क्या बोला, वोलेटाइल गुड्स के लिए आपका ड्यूटी कम कर दिया जाएगा, बेसिकली जितना उड़ गया उतना ड्यूटी भी उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद आया 71 कि सर क्या क्या कर सकते हो गुड्स के साथ, आप गुड्स को दूसरे वेयरहाउस में ट्रांसफर कर सकते हो, आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो या होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर सकते हो, उसके अलावा आप गुड्स को वेयरहाउस से नहीं निकालोगे, ठीक है सर। उसके बाद 72 बोला क्या क्या केस होता है जो इम्प्रॉपर रिमूवल बोला जाएगा। नंबर 1 71 में जो बोला वो फॉलो नहीं किया, 72 में वेयरहाउसिंग पीरियड जब तक था तब तक क्लियर नहीं किया, और सर फिर 73 क्या सर 72 क्या बोला कि सर अगर आपने कोई गुड्स का रिकॉर्ड प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखा तो ऑफिसर क्या करेगा, इन सिनारियो में इसको बोलेगा कि बेटा ले टैक्स इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी का डिमांड ऑर्डर दे देगा। डिमांड ऑर्डर का पेमेंट नहीं किया, बेसिकली वो बोलते हैं यहां पे कि सर अगर डिमांड ऑर्डर टाइम पे नहीं किया तो ऑफिसर जितना गुड्स उसको चाहिए अपना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी रिकवर करने के लिए उतना बेच देगा। उसके बाद 73 एंड 74 टोटल बकवास सेक्शन, चलिए पढ़ लेते हैं सर। कैंसिलेशन एंड रिटर्न ऑफ वेयरहाउसिंग बॉन्ड, सुनिए अगर आपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया या गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा लिया तो ऑफिसर बोलता है सर आपका तो गुड्स रिलेटेड काम खत्म हो गया, या तो आपने एक्सपोर्ट कर दिया या क्लियर कर लिया, तो सर आपका वेयरहाउसिंग बॉन्ड आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। 73 क्या बोलता है, 73 बोलता है कि रिटर्न ऑफ वेयरहाउसिंग बॉन्ड, जब आप बेसिकली जो काम था वो खत्म हो गया, आपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया या गुड्स को क्लियर करा लिए तो आपका वेयरहाउसिंग बॉन्ड दे दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 73 आता है। सेक्शन नंबर 73 ए क्या बोलता है, कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ वेयरहाउस गुड्स। सुनिए जिसको कस्टडी दिया गया है उस गुड्स का, बेसिकली ये जो वेयरहाउस होता है ये वेयरहाउस का ओनर है, वेयरहाउस का ओनर कभी भी गुड्स को ले जाने नहीं देगा अनलेस इसको आप जाके एक क्लियरेंस ऑर्डर नहीं दिखाते हो कि सर लीजिए क्लियरेंस ऑर्डर में बिल ऑफ एंट्री फाइल किया हूं, ड्यूटी वगैरह पे किया हूं, ऑफिसर ने क्लियरेंस ऑर्डर दिया है, वो दिखाओगे तो ही ये गुड्स गोडाउन से निकालने देगा। लेकिन अगर समझ लीजिए इसने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया, देखिए क्या बोला हुआ है, कस्टडी एंड रिमूवल ऑफ गुड्स, ऑल द गुड्स शैल रिमेन इन द कस्टडी ऑफ द पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड ए लाइसेंस under section number 57, 58, 58A until they are cleared for home consumption or are transferred to another warehouse or are exported or removed otherwise as provided under the act। हमेशा याद रखिएगा गुड्स हमेशा किसके पास रहेंगे, कस्टडी ऑफ द पर्सन हु इज बेसिकली ग्रांटेड द लाइसेंस। वेयरहाउस कीपर बोलते हैं उसको, वेयरहाउस कीपर, जो वेयरहाउस का जिसको लाइसेंस दिया जाता है उसको वेयरहाउस कीपर बोलते हैं। वेयरहाउस कीपर का कस्टडी में गुड्स रहेगा अनलेस होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हुआ है, अनलेस एक्सपोर्ट हुआ है, अनलेस दे आर रिमूव्ड, ठीक है सर। उसके बाद बोला है द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन हु हैज द कस्टडी शैल बी एज प्रेस्क्राइब किया जाएगा उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली वो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करके रखेगा। वेयर एनी वेयरहाउस गुड्स आर रिमूव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 71, मतलब सर आपने अगर किसी को अलाउ कर दिया रिमूव करना विदाउट दे बीइंग एक्सपोर्टेड, विदाउट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल्ड और विदाउट ट्रांसफरिंग टू अनदर वेयरहाउस, अगर 71 का कॉन्ट्रावेंशन हुआ, जिसको लाइसेंस दिया है उसको देना पड़ेगा बेटा ड्यूटी, इंटरेस्ट, फाइन एंड पेनल्टीज विदाउट प्रिजुडाइज टू एनी अदर एक्शन दैट मे बी टेकन ऑन हिम अंडर दिस एक्ट और द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। बेसिकली आपको ड्यूटी, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी वगैरह तो लगेगा ही, प्लस 58 में बोला है क्योंकि आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है आपका रजिस्ट्रेशन भी, लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए बाबा यहां मेरा चैप्टर ऑफ वेयरहाउसिंग खत्म होता है। आई होप यू गाइस एंजॉयड द चैप्टर। सुन लीजिए मैंने आपको वेयरहाउसिंग पढ़ाया, पूरा कंप्लीट पढ़ाया। देखिए वेयरहाउसिंग टाइप्स ऑफ सेक्शन नंबर 57 पब्लिक वेयरहाउस, 58 प्राइवेट वेयरहाउस, 59 58A सर स्पेशल वेयरहाउस में मैंने आपको बताया क्या क्या आइटम रखने हैं, ठीक है सर। उसके बाद 58B आया कि सर लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा अगर कॉन्ट्रावेंशन करोगे। 59 में बताया बॉन्ड। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया 60 क्लियरेंस ऑर्डर दिया जाएगा। 61 बोला है पीरियड जब तक आप गुड्स को रख सकते हो, मैंने आपको पीरियड शॉर्टकट में इजीली समझा दिया। उसके बाद आया 64 की सर ओनर्स राइट
ओनर्स राइट क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको 65 बताया कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर सकते हो। 66 टोटल बकवास है, गवर्नमेंट बोलता है कि हम इंपोर्टेड मटेरियल पे ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है, वो बकवास है। 67, 68, 69 आया। 67 बोला दूसरे वेयर हाउस में ट्रांसफर कर सकते हो। 68 बोला बॉन्ड दीजिए, नहीं बिल ऑफ एंट्री फाइल कीजिए, ड्यूटी पे कीजिए और गुड्स क्लियर हो जाएगा। 69 क्या बोला? 69 बोला कि सर एक्सपोर्ट कर सकते हो। यस सर, मैंने आपको बताया 69 में एक्सपोर्ट। उसके बाद आया 70, वोलेटाइल गुड्स के लिए ड्यूटी रेमिट किया जा सकता है। यस सर। उसके बाद 71 आया। 71 क्या बोला कि सर तीन चीज कर सकते हो गुड्स के साथ, होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए, दूसरे वेयर हाउस में ट्रांसफर कीजिए, या कोई लॉ में जो बोला हुआ है वो कर सकते हो। उसके अलावा अगर कुछ किया तो इम्प्रॉपर रिमूवल का केस हो जाएगा, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आपसे डिमांड किया जाएगा, और सर अगर दोगे नहीं तो आपके गुड्स जो है उसको रख लिया जाएगा और बेच दिया जाएगा। उसके बाद 73 आया। सर एक बार आपने अगर गुड्स क्लियर करा लिए, सब हो गया, उसके बाद आपका बॉन्ड आपको वापस कर दिया जाएगा। और सर उसके बाद 73 ए आया, जो वेयर हाउस कीपर है, अगर कुछ गुड्स कॉन्ट्रावेंशन में रिमूव हो गए हैं तो वेयर हाउस कीपर को लायबल किया जाएगा। बेसिकली वेयर हाउस कीपर के ऊपर जो लाइसेंसी है, ही विल बी लायबल टू पे द ड्यूटी, इंटरेस्ट, फाइन, प्लस उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। यस सर, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया है। आई होप आप लोगों को बड़ा मजा आया हो। यस सर, बड़ा मजा आया है। ये जो चैप्टर है ये इस बार आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि सीए फाइनल में एक एक्स्ट्रा एडिशन है, नया एडिशन है फॉर द मे 22 एंड नवंबर 22 एज वेल। ठीक है सर, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कीजिएगा। डन सर, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। आई होप यू गाइस एंजॉयड द चैप्टर। मैं यहां अपना चैप्टर विथ रेस्पेक्ट टू वेयर हाउसिंग क्लोज करता हूं। लव यू ऑल। अब सुनिए, बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन आंसर, बेटा आईसीआई का मटेरियल उठा, आईसीआई के मटेरियल में जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको फटाफट फटाफट प्रैक्टिस कर दे, सारे कर पाएगा। क्वेश्चन आंसर करके जाना, तभी एग्जाम में जो 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो कर पाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। वीडियो देखने के बाद एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, कमेंट में बहुत सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।